once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, the most awaiting video is available here. Yes, class 11 CS और IP कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्ट किया हुआ है और वो इंतजार कर रहे थे कि मैम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स कब करवाने वाले हो, तो आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है जिसमें हम टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स को कवर करेंगे जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एवरी ईयर आते हैं। जितने क्वेश्चंस आज मैं पाइथन प्रोग्राम्स के आपको बताने वाली हूं एज इट इज क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। क्लास 11th में चाहे आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया हुआ है, चाहे आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ऑप्ट किया हुआ है, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे जो आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़े हैं। देखो, यूनिट 1 कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑलरेडी हम पूरा यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने भी चैप्टर्स है, लिस्ट मैनिपुलेशन डिक्शनरी तक कंप्लीट कर लिया है और उनकी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जो पहली बार देख रहे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट का लिंक एक्सेस करो और धमाकेदार अपनी पढ़ाई कर लो, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ समझा है। तो आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब आज इसका पार्ट 1 में लेकर आई हूं जिसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला अमेजिंग वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो कर दो, चाहे उन्होंने CS लिया है या उन्होंने IP लिया है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि क्लास 12th वाले यदि मुझे सुन रहे हैं तो क्लास 12th में यदि आपने CS IP लिया हुआ है तो ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पाइथन प्रोग्राम का 100% आता है, ठीक है। वो पाइथन रिवीजन 2 और 1 और 2 से आता है। तो क्लास 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन वो सारे स्टूडेंट्स जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनिशियल लेवल से सीखना चाहते हैं, जो पाइथन के कुछ कोड्स कुछ प्रोग्राम्स को सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो पहला प्रोग्राम स्क्रीन पर आ चुका है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 2 इंटीजर्स एंड परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन देम। बहुत बेसिक प्रोग्राम, टिक मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेटर के नाम से भी आपसे पूछा जाता है। बहुत बेसिक प्रोग्राम है जो जनरली आता है, जो एक इनिशियल लेवल पे जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है ना, कि आपको क्या करना है, 2 इंटीजर्स लेने हैं और उसमें जितने अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करने हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, परसेंटेज, है ना जी, और डबल स्टार, दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। इतने ही हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं। इनमें जो बेसिक ऑपरेटर्स है वो यही 3-4 होते हैं। आप चाहो तो सारे का भी बना सकते हो, आप चाहो तो इन 4 का भी बना सकते हो। और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यदि डिटेल में जानना चाहते हो तो अगेन आई एम रिपीटिंग, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इन ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल इसके प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या लिखना है, यही लिखना है। देखो, सबसे पहले तो हमें 2 इंटीजर्स लेने होंगे। किसी भी कोड को लिखने का एक तरीका होता है, किसी भी पाइथन प्रोग्राम को पढ़कर उसको समझने का तरीका होता है। पहले तो ये देखो कि कोड में आपसे क्या पूछा है। 2 इंटीजर बताई नहीं है कि कौन से 2 इंटीजर्स लेने हैं, कोई गिवन नहीं दिया है, तो आपको 2 इंटीजर्स यूजर से लेने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अब इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू जो स्ट्रिंग में वैल्यूज आएगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाई? बिकॉज मैम हमें 2 इंटीजर्स चाहिए। तो इंट फंक्शन से एंटर वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2 दोनों किस में कन्वर्ट हो गई? इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। और इनपुट फंक्शन से ये वैल्यू हमने यूजर से लिया और ये किस में कॉपी हो रहा है, किस वेरिएबल में आ रहा है? एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में वो 2 वैल्यूज हमें यहां पर मिल गई। अब क्या करना है मैम, सम फंक्शन कॉल कर लोगे, या आप फंक्शन नहीं करोगे तो सम वेरिएबल बना लो जिसमें आप एक्स और वाई को प्लस कर लो। आप डिफरेंस नाम से एक वेरिएबल बना लो जिसमें एक्स और एक्स माइनस वाई कर दो। आप MULT मल्टीप्लाई के लिए एक वेरिएबल बना लो जिसमें एक्स इंटू वाई कर दो। डिव नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें एक्स डिवाइड बाय वाई कर दिया। मॉड नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें x मॉड्यूलस y कर दिया। तो अब जो भी 2 वैल्यूज आप यहां दोगे वो प्लस भी होगी, माइनस भी होगी, मल्टीप्लाई भी होगी, डिवाइड भी होगी और रिमाइंडर पे रिटर्न होगा। मॉड्यूलस रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो कुल मिला के इतने ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए जिसके लिए कुछ हमने इतने वेरिएबल्स बना लिए। अब हर एक वेरिएबल में रेस्पेक्टिव वैल्यू स्टोर होगी, तो इन्हें करवाना है प्रिंट भी। तो नंबर्स आपके जो भी होंगे XY, SUMM, सम को प्रिंट करवाओगे तो सम प्रिंट हो जाएगा, डिफ को प्रिंट करवाओगे तो डिफरेंस प्रिंट होगा, MULT को प्रिंट करवाओगे तो मल्टीप्लाई प्रिंट होगा, DIV को प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पर डिविजन होगा और MOD को प्रिंट करवाओगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। अब इसका आउटपुट भी लिख कर आना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोड लिख कर आ गए। होपफुली आपको कोड समझ में आया है ना। इसका आउटपुट बिना लिखे मत आना,
है ना। जब भी कोई पाइथन प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीजें नेसेसरीली ध्यान रखनी होती है। पहला तो आप जब भी कोड लिखो तो कोड आप जो भी लिख रहे हो आप इसके साथ में इसके कमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि आप क्या ऐड कर रहे हो। आपने 2 वेरिएबल्स लिए हुए तो आप यहाँ पे कमेंट लगा के उसका नाम लिख सकते हो कि व्हाट यू हैव डन इन द कोड। दूसरी चीज, हमेशा कोड को बिना आउटपुट के लिख के नहीं आना चाहिए, आपको प्रॉपरली आउटपुट के साथ में आंसर लिखना होना चाहिए। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो। जब भी पाइथन का कोई क्वेश्चन आता है, कोई कोड आपसे पूछा जाता है लिखने के लिए, तो कोड के साथ आउटपुट जरूर लिखना, और हो सके तो आप जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपके कोड में उसके आगे कॉमेंट ऐड करके जरूर आना, ठीक है। दिस इज वेरी गुड ट्रिक टू गेट द फुल मार्क्स। मतलब आपके यदि कोड में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी ना, यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इस कोड को रन किया, एंटर वैल्यू 1 से पहली वैल्यू एंटर किया, एंटर वैल्यू 2 से दूसरी वैल्यू एंटर किया, 7 और 3। अब यहाँ देखो 7 + 3 होगा, x और y में क्या आ गया 7, y में आ गया 3, x में 7 y में 3, 7 + 3 आंसर कितना आ गया 10, सम की वैल्यू कितनी आ गई 10, है ना। 7 - 3 दैट इज 4, तो डिफरेंस में कितना आ गया 4। इस तरीके से देखो 7 × 3 दैट इज 21, राइट। तो प्रोडक्ट आपका आ रहा है 21। और डिव मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 / 7 / 3 होगा, राइट। तो इसको आप इस तरीके से लिखना। तो जब ये डिवाइड होगा तो डिवीजन पे आंसर क्या रहा है देखो 2.333333, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसका रिमाइंडर रिटर्न हो, तो जब आप 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर में क्या बचेगा 1 बचेगा, तो मॉड्यूलस ने 1 रिटर्न कर दिया। अब ये सेम क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना। ये भी ध्यान रखना कि ये तो करना आता है मैम, ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जब आप शुरुआत करोगे ऑपरेटर की तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपसे इफ एल्स में भी पूछा जाता है कि भाई यूजर चॉइस एंटर करेगा कि उसे एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चॉइस द ऑपरेशन विल परफॉर्म। तो उसके लिए भी मैंने कोड लिखा हुआ है, डोंट पैनिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज अ वर्क विल कंप्लीटेड बाय 3 persons A, B and C टुगेदर, ठीक है। टेक x days, y days and z days। यहाँ पे बात कही है कि A, B, C 3 persons है और तीनों मिलकर काम कंप्लीट करते हैं। A जो है x days में कंप्लीट करते हैं, B y days में कंप्लीट करता है, C z days में कंप्लीट करते हैं, अगर अकेले करे कंप्लीट तो, ठीक है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ओके। भाई A जो है वो x days में काम कर रहा है कंप्लीट, B जो है वो y days में काम कंप्लीट कर रहा है, और C जो है वो z days में काम कंप्लीट करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो बेसिकली इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो है आंसर जनरेट होगा xyz / xy + yz + xz। अब आपको यहाँ पे यूजर से करना क्या है, xyz की वैल्यू लेनी है ना, और यूजर से वैल्यू लेनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इस प्रोग्राम का आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्या करना होगा, तो x y z क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगी तो सेम इनपुट फंक्शन से हमने वैल्यूज को इनपुट ले लिया यूजर से, और इंटीजर फंक्शन की मदद से जो वैल्यू आपने ली वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। तो x y z में वैल्यू आ चुकी है A B C के रेस्पेक्टिव डेज ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, x y z, देन उसके बाद डिवाइड xy + yz + xz, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो देखो वही किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, पहले x × y × z ब्रैकेट बनाया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही कैलकुलेट होना चाहिए। देन डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया और फिर xy yz zx को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको 2 अलग अलग वेरिएबल में ले सकते हो, आप चाहो तो एक साथ इस तरीके से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद होगा डिवीजन। ध्यान रखना ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको अच्छे से पता है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ध्यान रखना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट्स की, जो मैथ्स में आपने बोर्डमास रूल पढ़ा है वही यहाँ फॉलो होता है, ठीक है। तो पहले होंगे सॉल्व ब्रैकेट्स, फिर अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो वो होंगे सॉल्व, फिर प्लस माइनस सॉल्व होंगे। उससे पहले अगर आपने अपने कोड में कुछ एक्सपोनेंशिएशन यूज किया हुआ है या मॉड्यूलस यूज किया हुआ है तो ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो दिस इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो मैंने डिटेल में आपको समझाए हुए, इसके कोड्स भी हमने किए हैं। अब ए बी सी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो इस डेज की वैल्यू में असाइन हो गया, जो भी कैलकुलेशन होकर आंसर आएगा वो डेज में असाइन हो जाएगा, और डेज को हमने करवा लिया प्रिंट।
अब जब आप इस कोड को रन करोगे तो देखो x की वैल्यू यूजर ने 10 दे दी, y की वैल्यू 15 दे दी और z की वैल्यू 12। तो x में आ गया आपका 10, 15 और 12 और यहाँ पे हो गई वैल्यू मल्टीप्लाई और ऐड एंड देन एट लास्ट डिवाइड। द आंसर विल बी 4.0। डेज में जो कैलकुलेट होके आ गया वो हो गया 4.0। ये ऑटोमेटिकली हुआ है ना, हमने सिर्फ कोड लिखा इसके लिए। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग n times. Here n is an integer entered by the user. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 से 3 तरीके से पूछते हैं और एवरी ईयर आता है। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है ये कैसे भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं आपसे ये क्वेश्चन, ये डायरेक्टली राइटर प्रोग्राम में पूछ लेते हैं। अभी जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है, इसके आने के 100% चांसेस है। वैसे तो जितने भी कोड्स में आप बताने वाली सभी के 100% चांसेस है आने के, इसीलिए टॉप 40 क्वेश्चन चुन चुन के यहाँ पर आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो किसी भी स्ट्रिंग को यदि आपको n टाइम्स रिपीट करवाना है, किसी भी स्ट्रिंग को यदि आपको n टाइम्स रिपीट करवाना है तो आप यहां पर कैसे उसको करोगे? तो इसके लिए हमने स्टार ऑपरेटर पढ़ा था। स्टार का काम होते हैं 2, एक तो होता है स्टार मल्टीप्लाई करता है और दूसरा स्टार रिपीटेशन का काम करता है ना। अब ये कब करता है रिपीटेशन का और मल्टीप्लिकेशन का काम? जब आप दोनों नंबर देते हो, लाइक मैंने लिखा 2 into 2 तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, और जब मैंने ऐसे लिखा लाइक a लिखा है और मल्टीप्लाई करके 2 लिखा है तो ये इस a को, स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट कर देगा। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया? n टाइम्स। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार रिपीट करवाना है। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन आपसे बोला है रिपीटेशन के लिए, तो स्टार इज यूज्ड फॉर रिपीटेशन। ओके जी, तो यहां पे हमने यूजर से वो n वैल्यू ले ली कि कितनी बार रिपीट करवाना है, n वैल्यू 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो n की वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा इंटीजर में होना चाहिए, तो इंट फंक्शन यूज कर लिया इनपुट के आगे। अब ये तो क्लियर है, ठीक है जी। और प्रिंट में हमने वो स्ट्रिंग लिख दी जिसको n टाइम रिपीट करवाना है। मान लो यूजर ने एंटर किया n की वैल्यू 3, क्या एंटर किया? 3, तो गुड मॉर्निंग कितनी बार रिपीट हो गया? 3 टाइम्स। वाई? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लगा के लिख दिया n की वैल्यू 3 है, तो गुड मॉर्निंग स्टार 3, n की जगह पर 3 पुट हो जाएगा और ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई बात समझ में अच्छे से? अभी जिन बच्चों को इंट फंक्शन और इसके अंदर जो हम ये इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक द इनपुट वैल्यू जो डिफॉल्ट str में होती है, और इस str को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंट फंक्शन का। तो ये 2 फंक्शन इसीलिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू obtain temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit using formula। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि देखो मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। मैथ्स में होता है आपका, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का एरिया होता है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। वही यदि मैं बात करूं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी एरिया और पेरीमीटर होता है। क्या होता है यहाँ पर? एरिया s स्क्वायर, यहाँ होता है 4 into s, यहाँ होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। अब आप सोच रहे हो मैम आप तो मैथ्स पढ़ाने लग गए। मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके क्वेश्चन आपसे पाइथन प्रोग्राम में पूछे जाते हैं, है ना। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझना। सिंपल इंटरेस्ट का होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने को आ जाता है, तो p प्लस इंटरेस्ट जो आता है उसको ऐड कर देते हैं हम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अभी करना कुछ नहीं होता है, इसमें यूजर से साइड ले लो और फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। यहां से यूजर से लेंथ इंटू ब्रेड्थ लो, इंट फंक्शन के थ्रू, यूजर से इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यूज ले ली और फॉर्मूला लगा दो, वैल्यूज पुट हो जाएंगी, कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। यहाँ पीआरटी यूजर से ले लो, प्रिंसिपल रेट टाइम, और सेम फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एसआई में वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट करवा देना, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, जो जनरली पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोई इक्वेशन का भी आपसे पूछ सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आते तो इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है जी, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे आगे सेशन में, बट ये ध्यान रखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि भाई सेल्सियस, है ना, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में आपको टेम्परेचर को किस में करना है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अब डिग्री सी मतलब सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस इंटू 9.5 प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आप मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन करते हो ना, वैसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन होता है। अब इसके लिए कैसे अप्लाई करोगे, देखो ये हो गया
आपका कमेंट लिखने का तरीका, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से सेल्सियस की वैल्यू लेनी है कि कितने डिग्री सेल्सियस है, जिसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लो यूजर ने एंटर किया कुछ 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो सेल्स में वैल्यू आ जाएगी। प्रिंट करवा लिया आपने इसकी वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होगा। व्हाई? बिकॉज मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई की हाईएस्ट है एज कंपेयर टू प्लस। मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा और फिर आपका क्या आ जाएगा, एडिशन होगा। याद है अच्छे से, स्टार और डिवीजन इसकी सेम प्रायोरिटी होती है और ये लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो डिवीजन होना चाहिए सबसे पहले, फिर होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा एडिशन। इसकी प्रेसिडेंस लोएस्ट होती है, तो इसी अकॉर्डिंग जो है आंसर कैलकुलेट होता है। और इसको इजी वे में करना है तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, जिसको पहले एग्जीक्यूट करवाना है उसमें ब्रैकेट लगा दो। तो बॉर्डमास रूल जो जैसा होता है मैथ्स में, वैसे ही सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यूजर से सेल्सियस की वैल्यू ले ली है, जो सेल्सियस की वैल्यू वो यहाँ फॉर्मूले में रख दी, तो फ़ारेनहाइट कैलकुलेट होकर आ गया और लास्ट फ़ारेनहाइट प्रिंट करवा लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल फेस्ट 3 randomly chosen students out of 100 students having roll numbers 1 to 100। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस बार से सीबीएसई ने प्रोग्राम पूछने का तरीका भी बदल दिया है। डायरेक्ट जो प्रोग्राम्स होते थे वो जनरली लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको पूछे जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई ने हर एक क्लास में, चाहे आप 9th में हो, 8th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, लेवल बढ़ा दिया कॉम्पिटेंसी का, जो इस तरीके से होता है कि एक रियल सिचुएशन दी रहती है, उस पर बेस्ड प्रोग्रामिंग करो। ठीक है, तभी तो पता चलता है कि पाइथन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, है ना जी। तो इन स्कूल फेस्ट 3 randomly chosen students out of 100 students having the roll number 1 to 100 have to present bouquets to the guest. Help them school activity choose the 3 students randomly। अभी यहाँ पर पाइथन मॉड्यूल्स में हमने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल पढ़ा, है ना, बस यही मॉड्यूल यहाँ यूज करना है। तो फिलहाल हमें रैंडमली ऐसे 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है जो कि 1 to 100 रोल नंबर के बीच के होंगे। बहुत ध्यान से समझना, वो स्टूडेंट क्या होंगे, स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो 1 to 100 के बीच का होगा और 3 स्टूडेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं और वो भी रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। इन 1 to 100 में कोई से भी हो सकता है 40, 90, 80 हो सकता है 20, 30, 40 हो, कोई से भी 3 स्टूडेंट जो हैं जो बुके को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो उसके 3 फंक्शंस होते हैं रैंडम के। एक तो रैंडम होता है, रैंड रेंज फंक्शन होता है, रैंड इंट फंक्शन होता है। ये तीनों फंक्शन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तीनों फंक्शन को कैसे यूज करना है, पाइथन मॉड्यूल्स वाले चैप्टर में डिटेल में समझाया है ना। ये रैंडम मॉड्यूल समझाया है बेटा ऑलरेडी। जितने भी बच्चे पाइथन मॉड्यूल वाले चैप्टर को लेकर अभी तक भी परेशान हो रहे हैं, तो डेटा हैंडलिंग के बाद में पाइथन मॉड्यूल वाला वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लेना। वहां मैंने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो अब इन स्कूल फेस्ट वाले क्वेश्चन में 1 to 100 में हमें स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया रैंडम मॉड्यूल। अभी रैंडम मॉड्यूल में हम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर कौन सा, रैंड इंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 to 100 में से कुछ इंटीजर को, रैंडम इंटीजर को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट 1 के लिए ये फंक्शन यूज किया, स्टूडेंट 2 के लिए भी सेम फंक्शन यूज करेंगे 1 से 100 के बीच में, स्टूडेंट 3 के लिए भी सेम फंक्शन यूज करेंगे। तो इस फंक्शन की मदद से क्या हो गया, रैंडम मॉड्यूल के फंक्शन की मदद से 1 से 100 के बीच के 3 रोल नंबर सिलेक्ट हो जाएंगे जो स्टूडेंट 1 to 3 के होंगे, जो वैल्यू आपके स्टूडेंट 1 to 3 में आ जाएगी। मान लो कि 20 सिलेक्ट हुआ है, 30 सिलेक्ट हुआ है, 40 सिलेक्ट हुआ, 1 से 100 के बीच में। ये तीनों स्टूडेंट 1 to 3 में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, चूजन स्टूडेंट्स आर, तीनों की वैल्यू को प्रिंट करवा लेना। तो चूजन स्टूडेंट्स होंगे 20, 30, 40 रोल नंबर के होंगे, है ना। इजी है ना बहुत। देखो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कैसा क्वेश्चन दे दिया, इसका क्या प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजी वे में करके आ सकते हो। ठीक है, नाउ अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स ABC एज 17, 23, 30। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अभी क्या बताया मैंने, स्क्वायर रेक्टेंगल का तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, बहुत सिंपल सा कोड लिखना है ना, और वो बच्चों वाले प्रोग्राम्स हो जाते हैं, बट आते हैं एग्जाम में, वो भी आते हैं। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम बना दो, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम बना दो, है ना, आते हैं जनरली, तो करना उनको। अब ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि आपको हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके, क्लास 10th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके बेसिकली
ट्राइंगल के 3 साइड दिए हुए हैं 17, 23, 30 और फॉर्मूला बकायदा दिया हुआ है, नहीं आता है तो फॉर्मूला दिया रहेगा s इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 और फिर एरिया निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अंडरस्टूड। s कैसे कैलकुलेट करोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, a b c की वैल्यू दी हुई है, इनको प्लस डिवाइड बाई 2 कर दोगे ऐड करने के बाद तो s निकल आएगा। अंडरस्टूड। तो इसके लिए कोड क्या लिखना है, सबसे पहले तो यूजर से 3 वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई है, ये इस क्वेश्चन में दिया है, तो इनपुट फंक्शन से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है ना। हमने क्या किया, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। वाई? क्योंकि आपने यहाँ पे ये चीज देखी होगी कि यहाँ हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो मैथ मॉड्यूल भी समझाया है। मैथ मॉड्यूल में SQRT, पावर फंक्शन, सील, फ्लोर, ABS, साइन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस के नाम से जाने जाते हैं मैथ मॉड्यूल में, है ना। तो मैथ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ABC की वैल्यू यूजर से ले ली, अब s इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये लगा दिया। ABC की वैल्यू 17, 23, 30 ऐड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है मैम, तो हमने यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट SQRT फंक्शन। कौन सा फंक्शन? SQRT फंक्शन। इस SQRT फंक्शन से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर पाओगे। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और यहाँ पे इस s का इससे मल्टीप्लाई भी होगा, फिर लास्ट में सारी वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो जाएगा। s से माइनस a माइनस b माइनस c होगा और फिर सारी वैल्यूज का मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा उसका SQRT स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा और जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा आपका एरिया में। लास्ट में आपने एरिया को प्रिंट करवा लिया। देखो यहाँ पर 17, 23, 30 और जो एरिया प्रिंट हो रहा है वो 194.4222 यूनिट स्क्वायर में आ रहा है। तो इस तरीके से आपने प्रिंट भी करवाया है ना, प्रिंट भी देखो, ठीक है। तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन एक आता ही है, पाइथन प्रोग्राम एक पूछा ही जाता है, चाहे वो टेम्परेचर का सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो जाए, इस तरीके से ये हो जाए, या स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया हो जाए, ठीक है, या कोई इक्वेशन आपसे पूछ ली जाए। क्लियर? नाउ राइट अ प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट 3 रैंडम इंटीजर्स बिटवीन 100 and 999। अभी देखो 3 रैंडम इंटीजर जनरेट करवाने हैं 100 से 999 के बीच में, तो रैंड इंट फंक्शन का हम यूज कर लेते हैं। हमें पता है रैंडम वाला जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करते हैं जो रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। अभी 3 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है इस प्रोग्राम में कि जो तीनों नंबर जनरेट होंगे ना वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। बात समझ में आ गई? क्या यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने दे दी कि जो नंबर जनरेट होंगे रैंडम नंबर्स वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन, ठीक है। कैसे लगाना है वो देखो। सबसे पहले तो हमने इंपोर्ट कर लिया रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल में हमने i इन रेंज ऑफ 3 क्या लिखा है, फॉर i इन रेंज ऑफ 3। जो 3 नंबर्स आप सिलेक्ट करोगे, बेसिकली 3 नंबर सिलेक्ट करना है तो एक लूप चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 नंबर सिलेक्ट होंगे, 0 1 2, है ना। रेंज 3 लिखा है तो 0 1 2 इस पोजीशन के हिसाब से 3 नंबर सिलेक्ट होंगे। i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर i की वैल्यू 1 होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब नम में हमने लिखा है रैंडम डॉट रेंड रेंज 100 से लेके 999 तक, एक बढ़ाकर लिखेंगे, अदरवाइज क्या होगा, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। बताया था मैंने, रेंज फंक्शन में लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है, तो रेंज फंक्शन में देखो यहाँ 3 लिखा था तो लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हुई, 0 to 2 तक की आई वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी 999 की जगह हमने क्या लिखा है, 1000 लिखा है। ओके, कॉमा लगा के लिख दिया है 5, मतलब 5 नंबर को स्कीप करना है। अब ये 5 क्यों लिखा है ये समझ में आया? क्योंकि 5 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर, ठीक है। और 5 से डिविजिबल कब होगा, 100 के बाद जब अगला 5वां नंबर आएगा, 101, 102, 103, 104, दैट इज 105। तो बीच के यहाँ पे 4 नंबर स्कीप हो गए, ये 5वां नंबर है। फिर 5 नंबर स्कीप होंगे तो 110 आएगा। और ये जो 5 नंबर से आप स्कीपिंग करवा रहे हो तो ये हर एक नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया कि 100 से लेकर 1000 के बीच में जो आपको नंबर सिलेक्ट करने हैं वो 5 के डिस्टेंस पर आप सिलेक्ट करोगे। ये हमने रेंज फंक्शन में रेंज स्पेसिफाई कर दी कि इस रेंज में आपको नंबर सिलेक्ट करना है और फिर उसी लूप में आपने उस नंबर को प्रिंट करवा लिया। तो वो 3 नंबर आपके सामने 235, 780, 915। अब ऐसा मत सोचना कि मैम आपने तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे आउटपुट, तो क्या यही आ रहा है? ये मैंने रन किया था कोड तो इस तरीके से आउटपुट आया। ये फंक्शन को, ये वैल्यू, रैंडम वैल्यू कुछ भी जनरेट हो सकती है, आप रन करोगे तो आपको कुछ और मिलेगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये 105, 110, 120, 220, 235, 230, कोई भी वैल्यू 5 से डिविजिबल आपको रिटर्न होगी। सो सिंस द नंबर आर रैंडम द आउटपुट कैन बी डिफरेंट ईच टाइम। अभी मैंने रन किया तो ये आया, दूसरी बार रन करूंगी तो कोई और नंबर आएंगे, क्योंकि रैंडम नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं।
तो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से लिख दो, आप चाहो तो इफ में कंडीशन भी लगा सकते हो, दोनों 2 से 3 तरीके से इसको रन किया जा सकता है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 6 डिजिट रैंडम सिक्योर ओटीपी बिटवीन, ओटीपी बताना है आपको बिटवीन 1 लाख टू 9,99,099। मेरी बात समझ में आई? क्या दिया है यहां पर क्वेश्चन आपको कि आपको 6 डिजिट का रैंडम सिक्योर ओटीपी जनरेट करवाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। ओटीपी, अब आप देखते हो कि आजकल हर एक एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर करते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो ओटीपी जनरेट होता है। अब ओटीपी 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है, और ओटीपी अपने आप में ही सिक्योर चैनल को शो करता है कि आप सिक्योर चैनल के थ्रू जो है काम कर रहे हो, सिक्योरिटी को शो करता है। तो वैसे ही आपको 6 डिजिट का रैंडम ओटीपी जनरेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। अब वो ओटीपी कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? 1 लाख से 9,99,999 के बीच में होना चाहिए। तो अगेन रेंज फंक्शन को यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को आप यूज करोगे क्योंकि रैंडम 6 डिजिट नंबर जनरेट करना है ना। सो इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, ओटीपी नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें ओटीपी जनरेट होकर आएगा, और रेंड इंट फंक्शन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। 1 लाख से 9,99,999 के बीच में कोई भी एक इंटीजर, देखो रेंड इंट यूज हो रहा है, कोई एक इंटीजर जनरेट करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? रेंड रेंज में हमें कुछ एक से ज्यादा नंबर जनरेट करना था तो रेंड रेंज का यूज किया था प्रीवियस वन में। यहाँ रेंड इंट का यूज कर रहे हैं क्योंकि एक ही इंटीजर हमें जनरेट करवाना है इस रेंज के बीच में। जो आपने नंबर्स यहाँ दिए हुए स्टार्ट लेकर एंड, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, इसके बीच में एक ही नंबर 6 डिजिट का जनरेट होगा। बस क्या होगा, ओटीपी को प्रिंट करवा लेना। तो यहाँ पे देखो, सिंस द नंबर आर रैंडम द आउटपुट कैन बी डिफरेंट ईच टाइम। तो ये जो नंबर यहाँ जनरेट हुआ है 483729, आपके सिस्टम में हो सकता है कोई और नंबर जनरेट हो, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल में रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, बट सीक्वेंस इज दिस, इसी के बीच में आएंगे नंबर, क्योंकि हमने रैंडम फंक्शन में क्या दिया हुआ है, रेंज स्पेसिफाई की हुई है। डन। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 6 रैंडम नंबर्स एंड प्रिंट देयर मीन, मीडियन एंड मॉड। अभी रैंडम मॉड्यूल के तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अभी देखो, इन सारे क्वेश्चंस को आप रन भी करके देखना, समझ में आ रहे हैं तो होपफुली आप आंसर लिख दोगे आराम से, जैसे बता रही हूँ वैसे एग्जाम में लिख कर आना। अभी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी बता सकती हूँ, बट अननेसेसरी प्रैक्टिकल बताने में ये वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो जैसा कोड यहाँ दिख रहा है, अगर कोड समझ में आ गया तो खुद से प्रैक्टिकल करके आप इसको रन करके जरूर देखना, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि सारे प्रोग्राम्स रन हुए या नहीं हुए, है ना। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल तो ये कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल करके देखना है। कॉन्सेप्ट जरूर मैं यहाँ आपकी क्लियर कर सकती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे। अभी मीन, मॉड, मीडियन के लिए जो मॉड्यूल यूज होता है वो कौन सा होता है? स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। पता है ना अच्छे से कौन सा मॉड्यूल? स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। अब स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के थ्रू हम मीन, मॉड, मीडियन जनरेट तो कर लेंगे मैम, लेकिन जनरेट किसका करेंगे? तो 6 रैंडम नंबर्स का। अभी 6 रैंडम नंबर भी जनरेट करने हैं, तो इसके लिए आपको रैंडम मॉड्यूल का भी यूज करना है। रैंडम मॉड्यूल से आपको 6 नंबर जनरेट करवाने, और उन 6 नंबर को आपको मीन, मॉड, मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स दोनों मॉड्यूल को क्या कर लिया हमने, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब 6 नंबर चाहो तो एक लिस्ट में ले लो, चाहो तो आप एंटर करवा लो। तो एक नंबर्स नाम की लिस्ट ले ली जिसमें एक एक नंबर को हमने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पे देखो, रेंज ऑफ 6 तक ये लूप चलेगा, मतलब 0 से लेकर 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक, एक नंबर एक्सक्लूड होगा लास्ट वाला। ये हो गए पूरे आपके 6 नंबर्स। ठीक है, तो आई की वैल्यू ये सारी है, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो ये 5 बार 6 बार आपका लूप चलेगा 0 से लेकर 5 तक, और हर बार एक एक नंबर जो है यूजर जो भी एंटर करेगा वो नंबर एंटर क्या करेगा, रैंडम मॉड्यूल लगा रहे हैं तो रैंडम मॉड्यूल से एक एक नंबर जनरेट होता जाएगा रैंडमली। हर बार प्रोग्राम रन करोगे अलग अलग नंबर जनरेट होंगे, है ना। तो एंटर तो करवाना ही नहीं है। तो रैंड इंट फंक्शन से 1 से लेकर 50 के बीच में, 1 से लेकर 50, ये हमने रेंज खुद से दिया है ना। अब आप चाहो तो यहाँ रेंज कुछ भी दे सकते हो कि 1 से 50 के बीच में कोई भी 6 नंबर रैंड इंट फंक्शन से सिलेक्ट होंगे। कितनी बार? 5 बार ये जो है लाइन काम करेगी। 5 बार रैंड इंट फंक्शन से 5 से 6 नंबर जनरेट होंगे, है ना। 6 बार लूप चलेगा, 6 नंबर जनरेट होंगे, और जो कहां पर अपेंड होते जाएंगे, इस लिस्ट में, नंबर वाली लिस्ट में अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है मैम,
मीन मॉड मीडियन कैलकुलेट करना है। इतना तो समझ में आ गया कि हमने अभी तक किया है। तो मीन मॉड मीडियन के लिए स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन फंक्शन में हमने वो नंबर्स वाली लिस्ट प्रोवाइड कर दी, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन फंक्शन में वो नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, एंड स्टैटिस्टिक्स डॉट मॉड फंक्शन में भी वो नंबर्स प्रोवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पे आपको मीन मॉड मीडियन मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो फंक्शन है ना मीन मॉड मीडियन फंक्शन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के, बस वो अपना काम कर देंगे। मान लो कि 6 नंबर ये रैंडमली सिलेक्ट हुए रैंड इंट से, है ना, रैंडम मॉड्यूल से रैंड इंट फंक्शन के थ्रू ये 6 नंबर सिलेक्ट हुए 1 से लेकर 50 के बीच में। अब मीन फंक्शन ने क्या किया, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 से मीन कैलकुलेट कर दिया। मीडियन ने इनकी मीडियम वैल्यू मिड वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी, और मॉड ने जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 12 रिपीट हो रहा है ना, तो वो जो मोस्ट टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो रिपीट हो रहे हैं, वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो मीन मॉड मीडियन भी समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आया तो इसको भी आप करके आ सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल का एक क्वेश्चन तो आता है। बिना रैंडम मॉड्यूल के आपका पेपर ही नहीं बनता क्लास 11th वालों, ध्यान से सुनो। और क्लास 12th में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, है ना, क्योंकि सेम चीजें पाइथन रिवीजन 2 और 1, 2 और 2 क्लास 11th का पाइथन एज इट इज 12th में भी पूछा जाता है। तो 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, नाउ राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर ऑफ 7 days मंडे टू संडे and then display the average temperature of the week। अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत छोटी सी चीज यहां पे करनी है। एक 2 लाइन के कोड में पूरा कोड खत्म होगा, मतलब लॉजिक 2 लाइन का है। बट यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छे से समझ में आएगा कि 7 दिन के जो टेम्परेचर है, मंडे से लेके संडे का जो टेम्परेचर है, उन 7 दिन के टेम्परेचर का आपको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 7 मैम। तो यूजर से वैल्यू लेना है तो आप यूजर से वैल्यू ले लो, और यूजर से वैल्यू नहीं लेना है तो आप वैल्यू जो है यहाँ पर दे भी सकते हो डायरेक्टली। फिलहाल हमने यहाँ पे यूजर से वैल्यू ली है। देखो डेज जो हो गए आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, डेज नाम की एक लिस्ट है जिसमें डेज आ गए। अभी टोटल जनरेट करवाना है तो टोटल में अभी हमने 0 असाइन करवाया। अब हम लूप चलाएंगे, ठीक है, जो इन डेज के लिए चलेगा, और हर एक डे के लिए यूजर जो है वैल्यू एंटर करेगा। तो हमने यहाँ पे डे इन डेज के लिए लूप चला दिया, मतलब आपका लूप चलेगा मंडे से लेकर संडे तक। ठीक है, इन लिखा हुआ है, और डे में क्या आता जाएगा, टेम्परेचर आता जाएगा, एंटर द टेम्परेचर। ठीक है, तो डे की जो भी वैल्यू रहेगी वो हमने यहाँ कॉपी कर ली टेम्प में। अब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टेम्परेचर पॉइंट में भी हो सकता है, 14.2, 3.5, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इंट फंक्शन की जगह क्या लिख लिया, अब फ्लोट फंक्शन। इनपुट से आप एंटर करवाओगे टेम्परेचर, और इसको फ्लोट फंक्शन में बेसिकली हम कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग देता है। अब ध्यान से समझना, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस इक्वल्स टू टेम्प। इस लाइन का क्या मतलब है, टोटल में अभी इनिशियली 0 है, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस टेम्प। ये होगा जो भी टेम्परेचर यहां जनरेट होगा। मान लो मंडे का टेम्परेचर आया 1 डिग्री, ठीक है, तो ये 1 जो है 1 प्लस होगा टोटल में। इनिशियली टोटल 0 है तो टोटल जनरेट हो गया 1, है ना, ये मंडे का टेम्परेचर। अभी ट्यूसडे का टेम्परेचर आया 2, तो अभी टोटल कितना है, 1 है, तो 1 + 2 नया टोटल कितना जनरेट हुआ, 3। ठीक है, ये ट्यूसडे का। ऐसे वेडनेसडे का टेम्परेचर आया मान लो कि 3, ठीक है, तो 3 + 3, ये टोटल की वैल्यू बदल रही है, 0, 1, 3, इस तरीके से ये हो जाएगा 6। तो ऐसे फाइनल टोटल टेम्परेचर आपके पास निकल के आएगा। अभी करना क्या है, हमें इसका एवरेज निकालना है मैम। तो टोटल को 7 से डिवाइड करवा देना, क्योंकि टोटल 7 डेज है, 7 से डिवाइड करवाओगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा, जिसको एवरेज में असाइन कर लिया। सिंपल लॉजिक, सिंपलिसिटी के साथ में इसको लिखकर आ सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे मैम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। ओके जी, नाउ इसका आउटपुट देखो, ये लिखा हुआ है, मंडे जो टेम्परेचर है 30 है, ट्यूसडे 32 है, वेडनेसडे 31 है, थर्सडे 33 है, फ्राइडे 34, सैटरडे 32, संडे 31। ये जितने भी नंबर्स यहाँ एंटर किए हुए हैं ये सभी टोटल होंगे, फाइनल टोटल जनरेट होगा, उसको 7 से डिवाइड होने के बाद में एवरेज टेम्परेचर निकल के आ गया, दैट इज 31.85। Okay, now next write the program to obtain x, y, z from user and calculate expression। क्या कहा था मैंने कि कोई भी इक्वेशन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब वो इक्वेशन a + b के होल स्क्वायर की भी हो सकती है, a² - b² भी हो सकती है, वो इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है, वो इक्वेशन इस तरीके से कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है।
ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यूजर से एक्स वाई जेड की वैल्यू यूजर से लेनी है और बस इस फॉर्मूले को आपको पुट कर देना है। इस फॉर्मूले की वैल्यू आपको किसी एक वेरिएबल में असाइन करवा लेनी है, कैलकुलेशन अपने आप होगा। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है या क्यूब कैलकुलेट हो रहा है, तो आप मैथ मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। और अगर मैथ मॉड्यूल का यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर इस एक्सपोनेंशिएशन का भी यूज कर सकते हो। एक्सपोनेंशिएशन 2 लिखोगे तो स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सपोनेंशिएशन 3 लिखोगे तो क्यूब कैलकुलेट होगा। जो भी नंबर है वो नंबर यहाँ लिख देना। सपोज एक्स का करवाना है, हाँ एक्स का ही करवाना है या वाई को करवाना है। ओके जी, तो देखो क्या कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यूजर से ले ली, एंटर एक्स वाई जेड इनपुट फंक्शन के थ्रू, वही सेम लाइन, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब रिजल्ट में इसका आंसर ले रहे हैं हम, तो देखो क्या लिखा है, एक्स डबल स्टार 2 y डबल स्टार 3, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब कैलकुलेट हो रहा है। बाकी ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ओके। और आंसर जो जनरेट होगा इसका वो आ जाएगा रिजल्ट में, और रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। अब अगेन यहाँ पे ध्यान रखना, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है किसकी, एक्सपोनेंशिएशन की। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन होगा, फिर होगा आपका स्टार मतलब मल्टीप्लाई, फिर होगा प्लस और फिर होगा माइनस। तो इस सीक्वेंस में जो है एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अभी x की वैल्यू 2 दे दी, y की वैल्यू 1 दे दी, z की वैल्यू 3 दे दी। सारी वैल्यूज यहाँ पुट होगी, इंटरनली कैलकुलेशन होगा, इंटरप्रेटर कैलकुलेट करेगा एंड द आंसर विल बी 66। डन। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर ऑफ सेकंड्स एंड प्रिंट इट इन द फॉर्म मिनट्स एंड सेकंड्स। देखो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजर से जो है नंबर ऑफ सेकंड्स को रीड करेगा एक प्रोग्राम, जो भी यूजर नंबर ऑफ सेकंड एंटर करेगा उन सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने का काम करना है, ठीक है। तो देखो 60 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपको यहाँ 60 से डिवाइड करवाना होगा। ये लॉजिक तो आपके दिमाग में आ गया होगा पहले से ही। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले तो यूजर से टोटल सेकेंड्स ले लेना है। यूजर से क्या करना है, टोटल सेकेंड्स ले लेना है। अब सेकेंड्स अगेन इंटीजर में होंगे तो सेकेंड्स में कॉपी कर लिया, इसको हमने वेरिएबल सेकेंड्स में ले लिया, ठीक है। अब पहले तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में आ जाएगा। अब यहाँ यूज कर लिया इन्होंने फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, हमें डेसिमल के पहले की वैल्यू रियल वाला पार्ट चाहिए, न्यूमेरिक पार्ट चाहिए, तो फ्लोर डिवीजन यूज करा, 60 से सेकंड्स को डिवाइड कर लिया तो मिनट्स में आंसर आ गया। किस में आ गया, मिनट्स में, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो सेकंड्स है उसको डिवाइड करेंगे 60 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमने यहां ले लिया। तो रिमाइंडर मतलब रिमेनिंग सेकंड्स, जो डॉट के बाद जो बचे हुए सेकंड्स थे वो रिमेनिंग सेकंड्स यहां आ जाएंगे। नाउ प्रिंट करवा लो मिनट्स और रिमेनिंग सेकंड्स को, तो जो आपका कंप्लीट सेकंड्स थे वो मिनट्स और रिमेनिंग सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये आवर्स में भी हो जाएगा। सेम आपको इन मिनट्स को फिर 60 से डिवाइड करना है और फिर उसको रिमाइंडर कैलकुलेट करवाना है। मेरी बात समझ में आई? ये स्टेप आपको फिर मिनट्स के लिए यूज करनी होगी, आवर के लिए यूज करनी होगी। मेरी बात समझ में आ गई? सेम स्टेप्स, जो मिनट की वैल्यू आई है, इस मिनट को आपको 60 से फिर डिवाइड करवाना है तो वो आवर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज यूजर ने 245 एंटर किया तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 60 से, तो जो भी आंसर आएगा ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। और अगर डेसिमल में नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, हमें चाहिए इसका इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट फ्लोर डिवीजन रिटर्न करता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 5 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 2 जा 4, भाई रिमाइंडर 1 बच रहा है, अंडरस्टूड। अब यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे 2.5 आ जाएगा। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 तो इट विल रिटर्न 2.5, और अगर मैंने लिखा 5/2 तो इट विल रिटर्न ओनली इंटीजर पार्ट। हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, दैट इज वाई फ्लोर डिवीजन का यूज यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब रिमाइंडर मॉड्यूलस से क्या रिटर्न हुआ, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बच रहा है वो बचे हुए सेकंड्स है। तो यहाँ पे देखो 245 को डिवाइड करोगे तो 4 मिनट्स 5 सेकंड्स आपको रिटर्न होगा, ठीक है। ये आपको मिला फ्लोर डिवीजन से और ये 5 मिला आपको मॉड्यूलस से, ठीक है। इसका भी यूज होना है आगे। डन, इतना समझ में आ गया? चलिए बढ़े आगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू टेक ईयर एज इनपुट एंड चेक इट इज अ लीप ईयर और नॉट। मार्क दिस क्वेश्चन, दिस विल अगेन कम इन योर एग्जाम। आएगा ये क्वेश्चन कि जो ईयर यूजर एंटर कर रहा है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो पहले तो ये बताओ कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है, जो हर 4 साल में एक बार आता है मैम, वो लीप ईयर होता है। जैसे 2016 है ना, इसके बाद 2020, 2024 है ना, अभी 2025 में हम हैं बट ये लीप ईयर नहीं है, अंडरस्टूड।
समझ में आ गया, जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी यूजर ईयर एंटर करेगा वो यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, एल्स वो लीप ईयर नहीं होगा। तो वी आर यूजिंग हियर इफ एल्स। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यूजर से हम ईयर को एंटर करवाएंगे। इंटीजर में यूजर ईयर एंटर करेगा जो ईयर में असाइन हो जाएगा। ओके जी, अब हम इफ कंडीशन में चेक करवा रहे हैं कि यदि ईयर डिवाइड करने पर पूरा 400 से डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 के इक्वल वैल्यू आती है, या फिर और लगा दिया। और मतलब क्या होता है? प्लस। और मतलब होता है प्लस, मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी या एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब और में हमने एक कंडीशन और लगा दी कि अगर ईयर 4 से पूरा डिवाइड होता है और 0 बन आ जाता है, डिवाइड होने के बाद 0 बच जाता है, ठीक है, पूरा डिवाइड होने के बाद, तो भी जो ईयर है वो लीप ईयर होगा। एंड में एक और कंडीशन दी हुई है कि ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन जरा समझना, ईयर को आप डिवाइड करोगे 100 से, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड लगाया हुआ है, तो एंड की मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि यहाँ पर दोनों कंडीशन ये ट्रू होगी तभी जो है इसके साथ में ये काम कर पाएगा। तो बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन पे भी चेक करवा सकते हो, इट डजंट मैटर, बट मोर एक्यूरेट आंसर यू वांट, मोर एक्यूरेट आंसर, तो आपको ये सारी कंडीशंस यहाँ अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ईयर इज लीप ईयर अगर ऐसा होता है कि नंबर आपका 400 और 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है ना, रिमाइंडर 0 बचता है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि ईयर लीप ईयर है। और अगर नहीं होता है तो आपका ईयर नॉट अ लीप ईयर है, जो एल्स में लिखा है। तो यहाँ पे इफ और एल्स का हमने यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखना। मान लो यूजर ने एंटर किया 2024, तो 2024 यहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी नहीं बचना। अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो ईयर है वो लीप ईयर होगा। ओके जी, अगर मैं यहाँ पे 2023 लिखती हूँ तो ये नॉट अ लीप ईयर होगा। वाई? बिकॉज ये जब 400 से या 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? चलिए बढ़े आगे। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एंड प्रिंट इफ द फर्स्ट नंबर इज फुली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर और नॉट। बहुत केयरफुली समझना, 2 नंबर आपको यूजर से लेने हैं और यहां पर ये बताना है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो बेसिक डिवीजन करते हो। अगर दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो नंबर पूरा डिवाइड होता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है। ये हमें अच्छे से पता है, बस वही लॉजिक यहाँ अप्लाई कर देना है। देखो, यूजर से ले लो नंबर 1 एंड नंबर 2, यूजर से दोनों नंबर हमने एक्सेप्ट किए इनपुट फंक्शन की मदद से। ठीक है, अब हमने लगा दिया अगर नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद में मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होता है तो नंबर 1 इज डिविजिबल बाय नंबर 2। अदरवाइज अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है तो नंबर 1 इज नॉट फुली डिविजिबल बाय नंबर 2। सेम लॉजिक इज हियर जो मैंने बताया, है ना जी। तो नंबर हमने 20 एंटर किया और 5 एंटर किया। अब यहाँ देखो, 5 को जब 20 से डिवाइड कर देते, 20 को जब 5 से डिवाइड कर देते हो तो पूरा डिवाइड होता है, राइट, पूरा डिवाइड होता है ना। 5 4 are 20। ये देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, दिस इज रिमाइंडर, ये 0 बच रहा है, मीन्स नंबर 1 मॉड्यूलस नंबर 2 डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन इज ट्रू, तो नंबर इज फुली डिविजिबल बाय 2। अगर मैंने यहाँ पे 21 लिखा होता और 5 लिखा होता तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा होता, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो एल्स में क्या रिटर्न होता? नॉट फुली डिविजिबल। देन राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 डिजिट नंबर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर लेना। यूजर से अब आपको एक 2 डिजिट का नंबर लेना है। 2 डिजिट का नंबर 10 भी हो सकता है या 99 भी हो सकता है, इसके बीच के कोई भी नंबर हो सकते हैं 2 डिजिट के नंबर। ठीक है, तो यूजर से आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है जो कि हम इनपुट फंक्शन से लेंगे। देन प्रिंट द रिवर्स्ड नंबर। मान लो यूजर ने एंटर किया 25, तो आपको इसका रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना है, मतलब डिजिट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, 52 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इफ द इनपुट गिव्स एज 25 देन प्रोग्राम शुड प्रिंट द 52। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 1s और 10s प्लेस को बदलना है। देखो 2 और 5 ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, तो आपको इनकी प्लेसेस ही तो बदलनी है ना, तभी तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए कोड क्या करोगे? इसके लिए कोड करोगे सबसे पहले यूजर से 2 डिजिट का नंबर एक्सेप्ट करना इनपुट फंक्शन के थ्रू, जो कि नम में असाइन हो जाएगा। अब 10s प्लेस को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है।
10 से ही, 10 प्लेस मतलब 10 से डिवाइड करोगे। ऑब्वियस नंबर सपोज 25 है तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 20, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 5, पॉइंट की फिर लगा दो यहाँ पे 0, 5। तो आपको क्या मिल रहा है, डबल स्लैश का यूज कर रहे हैं तो डबल स्लैश से क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है। क्या मिल गया, टेंस में आ गया 2, देखो टेंस में 2 आ गया, अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं, वंस पे आते हैं। तो वंस पे आपको क्या करना है, रिमाइंडर रिटर्न करवाना है। रिमाइंडर क्या बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था मैम 5, है ना। रिमाइंडर क्या बच रहा था 5, तो वंस प्लेस पे आ गया 5, हो गया इंटरचेंज नंबर। 25 से आ गया 52, अंडरस्टूड। नाउ अब इसको क्या करना है आपको, जो आप लिखते हो, जो आप एक्सपेंशन लिखते हो ना स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लो ये मैंने लिखा 25 तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या हो जाएगा 2 × 10 + 5। बस इसी वे में आपको लिखवा देना है कि 1 × 10 + 10। तो वंस की वैल्यू क्या है 5, 5 × 10, 5 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10 की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स रिवर्स नंबर आपका जनरेट हो जाएगा 52, और रिवर्स में इसको प्रिंट करवा लेना। वैसे इस काम को करने के लिए फंक्शंस बने हुए हैं जो कि स्ट्रिंग में, लिस्ट में हमने देखे हैं, है ना। बट यदि मेन लॉजिक आपसे पूछा जाए तो ये लॉजिक अभी यूज होगा आगे, हम आर्मस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चंस देखेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। वहां पे ये सेम लॉजिक हम 2 से 3 बार यूज करने वाले हैं, तो गेट अवेयर अबाउट दिस लॉजिक कि जब नंबर आपको डिजिट को रिवर्स करवाना होता है तो आपको पहले यहाँ पे फ्लोर डिवीजन से डिवीजन करने के बाद में क्वोशिएंट रिटर्न करवाना है, और मॉड्यूलस से फिर आपको रिमाइंडर रिटर्न करवाना है, और फिर इसको एक्सपांशन में लिख देना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिससे आपका नंबर क्या होगा, रिवर्स होकर शो होगा, ठीक है। वंस प्लेस का जो वैल्यू है वो टेंस में चला जाएगा, टेंस की वैल्यू वंस पे आ जाएगी। डन। तो एंटर द 2 डिजिट नंबर इज 52 एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इट विल गिव 25 से 52। डन। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंग राइटिंग अ प्रोग्राम सिमिलर टू प्रीवियस वन फॉर 3 डिजिट। अभी दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैम ये तो 2 डिजिट के लिए था, अभी 3 डिजिट के लिए हो तो क्या करोगे। तो आप 3 डिजिट के लिए भी सेम तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। मान लो यूजर ने 123 एंटर किया है तो इसको रिवर्स करेंगे तो हम 321 आना चाहिए। तो करना क्या है, लॉजिक वही सेम है, बस वंस टेंस की यहाँ पे वंस टेंस के साथ में आपको एक हंड्रेड्स भी ले लेना है, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट में हंड्रेड्स होगा। अगर ये 4 डिजिट के लिए होगा तो थाउजेंड्स भी ले लोगे, क्योंकि एक्सपेंशन तो उसी तरीके से होगा। तो देखो सेम वही 3 डिजिट नंबर इनपुट फंक्शन से यूजर से ले लिया NUM में। अब क्या करा, 100 प्लेस पर आपने 100 से डिवाइड करवाया है, जैसे टेंस के लिए हमने 10 से डिवाइड करवाया था। फिर आपने यहाँ पर नंबर को मॉड्यूलस बाय 10 करवाया है, और उसी तरीके से वंस प्लेस के लिए भी फिर 10 से डिवाइड करवाया है। ये चीज ध्यान रखना, बस ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कोड में, ठीक है। तो ऐसा करने से फिर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देना, 1 × 100, 10 × 10 और हंड्रेड्स। इस तरीके से जो भी वैल्यू यहाँ जनरेट होकर आ जाएगी वो इस तरीके से एक्सपेंशन फॉर्म में आएगा, तो नंबर आपका रिवर्स हो जाएगा। दिस कोड यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओके। सो सपोज द नंबर इज 123, तो 123 को पहले आप 100 से डिवाइड करोगे। 100 से डिवाइड करने के बाद कितनी बार डिवाइड होगा, सपोज कि 1 टाइम डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे 1 मिल गया आपको एज ए आंसर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपके पास में, हंड्रेड्स में आ गया 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसको आप अगेन 10 से डिवाइड करो, क्योंकि अब 10 प्लेस का नंबर चाहिए। फिर आप इसका मॉड्यूलस लास्ट में निकाल लो तो वो 1 प्लेस के लिए आ जाएगा। डन, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 इनपुट्स फॉर अ डे, मंथ एंड देन कैलकुलेट विच डे ऑफ द ईयर। द गिवन डेट इज, बहुत ध्यान से समझना, अगेन दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बट इट इज वेरी इजी। क्या बोला, आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से डे और मंथ लेगा, है ना। मान लो कि जो भी डे और मंथ आप एंटर कर रहे हो, डे सपोज 3 और मंथ सपोज 2, है ना। देन कैलकुलेट विच डे ऑफ द ईयर द गिवन डेट इज। जो भी डेट पे आपने डे और मंथ एंटर किया है वो पर्टिकुलरली ईयर के हिसाब से कौन सा दिन होगा वो बताना है। अब ईयर में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 डेज होते हैं। जो भी डेट और मंथ आप एंटर कर रहे हो वो उस ईयर के हिसाब से कौन सा डे होगा वो बताना है, ये कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। सो फॉर सिंप्लिसिटी टेक 30 डेज फॉर ऑल मंथ, हर एक महीने में 30 दिन होते हैं, है ना। सो इफ यू गिव द इनपुट एज डे 3 मंथ, देन इट वुड प्रिंट डे ऑफ ईयर 33। समझ में आई बात अच्छे से। कैसे इसका कोड लिखोगे, कोड समझो। सबसे पहले तो यूजर से डे और मंथ की वैल्यू हमें ले लेनी है, जो इंटीजर में आएगी, तो इनपुट फंक्शन से डे और मंथ में वैल्यू को असाइन करवा लिया, यूजर डे और मंथ एंटर करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, काम क्या हो रहा है कि मान लो यूजर ने डे और मंथ 3 और 2 एंटर किया। डे क्या है 3 और मंथ क्या है 2,
अंडरस्टूड। तो अब मंथ -1 इंटू 30, क्योंकि हर एक महीने में 30 दिन हम मान के चल रहे हैं कि हर एक महीने में 30 दिन हो रहे हैं मैम, तो आप मंथ में से एक दिन माइनस करोगे और डे को वैल्यू को प्लस कर दोगे। जैसे ही ये करोगे तो आपको फाइनल डे ऑफ ईयर निकल के आ जाएगा कि जो डे आपने एंटर किया है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका डे ऑफ द ईयर, दैट इज 33। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। तो ये लॉजिक जो है आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या लॉजिक ध्यान रखना है, मंथ -1 इंटू 30 प्लस डे। Clear? Now next, write a program that inputs an age and print age after 10 years as shown below. अब देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है मैम, कितना टफ है, कैसे लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझो कि यहाँ पे यूजर से हमें लेना है एज और उस एज को प्रिंट करवाना है। आफ्टर 10 ईयर्स वो एज कितनी होगी। मान लो यूजर ने एंटर किया एज 17, तो 10 साल बाद वो पर्सन होगा आपका 27 ईयर्स ऑफ ओल्ड, क्योंकि 17 प्लस 10 करोगे तो 27 आ जाएगा मैम। तो अब ये प्रोग्राम आपको बनाना है, वो प्रोग्राम होगा जो एज का 10 साल बाद कितनी एज होगी वो कैलकुलेट करेगा। बेसिकली यूजर ने कोई भी एज एंटर की होगी, सपोज मान लो आप अपनी एज एंटर करते हो, तो 10 साल बाद आपकी कितनी एज होगी वो बताएगा बेसिकली 10 प्लस करके। तो मैम कोड कैसे लिखेंगे, परेशानी तो वही होती है। तो सबसे पहले यूजर से आपने एज ले लिया, सिंपल सी बात है, एज में जो एज आपने ली है उसमें +10 करवा के एक अलग वेरिएबल में असाइन करवा दो। सिंपल +10 करवाना है, उसको प्रिंट करवा लेना है। सपोज यूजर ने 17 एज एंटर किया, +10 होके 27 आ गया, तो एज की वैल्यू 17 थी, 17 + 10 हुआ, नया आंसर फ्यूचर एज में आ गया 27। ओके, और उस फ्यूचर एज को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। ठीक, चलिए, प्रोग्राम दैट रीड्स 2 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड डिस्प्लेज द कंप्यूटेड रिजल्ट। अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन जिससे हमने शुरुआत की थी कि 2 नंबर्स यूजर से लेना चाहिए और जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस इंटू डिविजन फ्लोर डिविजन, है ना, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे यूजर से जो है वैल्यू एक्सेप्ट की जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको इफ एलिफ में लिखेंगे। एक सबसे पहला प्रोग्राम बताया जो कि सिंपल था, बहुत सिंपल था, जिसमें विदाउट इफ एलिफ के हमने सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस किए। अब ये इफ एलिफ के साथ है, यूजर यहाँ पे जो नंबर एंटर करेगा, अपनी चॉइस एंटर करेगा, उसे एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे। तो सबसे पहले तो आपको 2 नंबर लेना है, नंबर 1 नंबर 2 यूजर से हमने ले लिए इनपुट फंक्शन की मदद से। अब नंबर यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू में ले रहे हैं, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। नाउ अब यूजर से आपको चॉइस एंटर करवानी कि यूजर को इन दोनों नंबर पे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है। तो यहाँ पे हमने यूजर से बोला कि भाई प्लस माइनस इंटू डिवीजन क्या करवाना चाहते हो। जो भी यूजर एंटर करेगा, प्लस एंटर करेगा तो प्लस होगा, माइनस एंटर करेगा तो माइनस होना चाहिए। तो ऑपरेटर में ओपी वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। मान लो यूजर ने नंबर एंटर किया 5 और नंबर 2 एंटर किया 10 और यहाँ पे ऑपरेशन एंटर किया प्लस, तो यहाँ पर अब चेक होगा कि भाई प्लस वाला हमने जो कंडीशन है वो कहाँ स्पेसिफाई की है। सबसे पहली लगाइए इफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्लस। यदि ऑपरेशन प्लस के इक्वल होता है तो नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को ऐड कर दे और रिजल्ट में असाइन कर दे, और लास्ट में रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। अगर यूजर ने प्लस की जगह पर एंटर किया माइनस, तो ये प्लस वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, एलिफ में आ जाएंगे हम। ऑपरेटर की वैल्यू माइनस के इक्वल जहां मिल रही है तो नंबर माइनस ये हो जाएगा। यदि यूजर मल्टीप्लाई एंटर करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, डिवीजन एंटर करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, मॉड्यूलस एंटर करता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ एलिफ में क्या होता है, आप मल्टीपल कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है यूजर पे कि यूजर इन मल्टीपल कंडीशन के हिसाब से किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर जनरेट करना चाहता है। तो अब यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और इन सबसे बाहर आके हमने क्या कर दिया, रिजल्ट प्रिंट कर लिया जिसमें रिजल्ट आ रहा है। अब मान लो कि यूजर तेज है, उसने ना प्लस एंटर किया, ना माइनस एंटर किया, ना स्टार एंटर किया, ना मॉड्यूलस एंटर किया, यूजर ने एंटर कर दिया हैश। अब आप सोचोगे मैम हैश नाम का तो कोई भी ऑपरेटर नहीं होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हमने पढ़े ही नहीं ना। तो यहाँ पे यूजर को मैसेज शो हो कि दिस इज इनवैलिड ऑपरेटर, ये कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं होता है। तो एल्स में अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, प्लस माइनस इंटू डिविजन मैच नहीं करता है, तो इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट हो जाए, एल्स में इनवैलिड ऑपरेटर आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर यूजर ने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा एंटर किया 2, फिर यूजर से हमने पूछा कि भाई प्लस माइनस इंटू डिविजन क्या करवाना है, तो यूजर ने मल्टीप्लाई एंटर किया, तो मल्टीप्लाई वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 2 10.0 विल बी द आंसर। अगली बार फिर कोड रन करोगे, 5 और 2 हमने एंटर किया, यूजर ने चॉइस एंटर किया डिवीजन, तो आपका आंसर डिवीजन आ गया। अगली बार हमने 5 और 2 एंटर किया फिर से और मॉड्यूलस एंटर किया तो मॉड्यूलस का आंसर आ गया।
तो अब इस एक सेम कोड को मल्टीपल यूजर मल्टीपल टाइम मल्टीपल वैल्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑपरेशंस उनको परफॉर्म करना है। डन। तो ये सिंपल अरिथमेटिक का भी हो गया और ये इफ एलिफ के साथ में चॉइस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हो गया। दोनों तरीके से एग्जाम में आता है, टिक मार्क कर लेना, इसको रन करके जरूर देखना बेटा। ओके, जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ सब रन करके देखना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए, फिर से बता रहे है ना। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स, मतलब वो प्रोग्राम जो कि 3 नंबर्स को पढ़ेगा और उन तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अब इतना तो इजी था मैम कि 3 नंबर्स को यूजर से एक्सेप्ट करवाना है, बट अब इन तीनों नंबर को जमाना है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर ऑर्डर। 3 में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर जो भी होंगे वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। मान लो यूजर ने एंटर किया 10, पहला नंबर 10 एंटर किया, दूसरा 9 एंटर किया और तीसरा 3 एंटर किया। तो अब इसको स्मॉलर टू ग्रेटर, तो पहले 3 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट के लिए हमें कोड लिखना है। अंडरस्टूड? तो क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर विल एंटर द 3 वैल्यूज दैट विल असाइन इन एक्स वाई एंड जेड, जो कि एक्स वाई जेड में असाइन हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें मिड वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अरेंज करने के लिए, है ना। तीनों वैल्यू में क्या होगा? तीनों वैल्यू में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, ये होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये होगी आपकी मिड वैल्यू। तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए इन तीनों में। तो मिन मैक्स मिड नाम से हमने 3 वेरिएबल बनाए, जिसमें अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो नन से असाइन करवा दिया। नन मतलब जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो आप नन लिख सकते हो, ठीक है। अब कंडीशंस क्या लगानी है? कंडीशंस क्या लगाओगे? यहाँ पे ये चेक करोगे कि क्या जो पहला वैल्यू है वो दूसरे और तीसरे वैल्यू से छोटा है ना, या बड़ा है। कुछ भी चेक कर लो। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इफ x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन z, अगर ये होता है तो x y और z दोनों से छोटा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आई? और अगर ये नहीं होता है तो इसके अंदर एक और इफ लगा दिया कि इफ y इज लेस देन z, क्या y z से छोटा है, ठीक है। तो पहले x को चेक किया, फिर y को चेक किया, और यदि आपको पता चल गया कि ये कंडीशन ट्रू है, x y से भी छोटा है, z से भी छोटा है और y z से छोटा है, तो इट मीन्स कि आपके पास में एक्स वाई जेड फॉर्मेट में मिन मिड और मैक्स वैल्यू मिल गई। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो मिन मिड मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स जेड वाई, है ना। ये वाला अगर वाई जेड से छोटा नहीं होता है तो वाई जेड से बड़ा होगा, तो एक्स जेड कॉमा वाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ये तो एक कंडीशन हुई। कौन सी कंडीशन हुई? यहाँ पे हमने पहले नंबर को चेक किया, एक्स को। सेम आप वाई को चेक करो, दूसरे नंबर को चेक करो, क्या वाई एक्स से छोटा है, क्या वाई एक्स जेड से छोटा है, ठीक है। तो y वाला आपका मिड वैल्यू बन जाएगा। और वही x इज लेस देन z, क्या x z से भी छोटा है, तो अगेन मिन मिड मैक्स वैल्यू ये हो जाएगी और else में जो वैल्यू आ जाएगी वो y z x हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर एक चीज समझ में आ गई तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप खुद से लिख सकते हो। यहाँ x के लिए चेकिंग हो रही है, यहाँ y के लिए चेकिंग हो रही है। अभी ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि x y से छोटा होगा और इस तरीके से अरेंजमेंट आपके हो जाएंगे। ये else, ये z के लिए रन होगा, ठीक है। अगर x और y दोनों ही छोटे नहीं होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में जो नंबर है उनको हमने मिन मिड और मैक्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। अब मान लो यूजर ने एंटर किया 5, 9 और 2। अब जरा चलते हैं हम कोड पे, ध्यान से समझना। 5, 9 और 2, तो पहले चेक हुआ 5 लेस देन 9 एंड 5 लेस देन 2, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर की मदद से, एंड ऑपरेटर समझते हो ना क्या करता है? एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई करता है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर एंटर करने देगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आंसर रिटर्न नहीं करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। क्या 5 9 से छोटा है, 5 2 से छोटा है, तो भाई ये तो फॉल्स हो गया, तो आगे बढ़ेगा वो अगले इफ। अब यहाँ इफ में तो आएगा नहीं, आगे यहाँ आ जाएगा, फिर चेक करेगा, ठीक है। इस तरीके से चेकिंग यहाँ पर होगी और एट लास्ट जो नंबर्स होंगे वो आपके अरेंज हो जाएंगे। तो 2 बार इसको रन किया हुआ है अलग अलग इनपुट्स के लिए, इसको रन करके जरूर देखना। लॉजिक समझ में आ गया ना? चलिए बड़े आगे। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3। ध्यान से समझो, इसके पहले वाला जो कोड था 3 इंटीजर्स में से आपको क्या करना था? अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑब्वियस यहाँ पे मिन मैक्स तो निकाल ही रहे हो आप। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करवाना है कि लार्जेस्ट कौन सा नंबर है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कोड लिखना है। अरेंजमेंट में तो टाइम लगता है क्योंकि अरेंजमेंट में एक एक को हम कंपेयर कर रहे हैं। x को y से भी कंपेयर कर रहे हैं, z से भी कंपेयर कर रहे हैं, फिर y को z से भी कंपेयर कर रहे हैं, x से भी कंपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ये कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली आप एक मैक्स नाम का वैल्यू ले लो। मान लो कि मैक्स जो है
मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है x, तो अगर y बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू y हो जाएगी, और अगर z बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू z हो जाएगी। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ अप्लाई किया है। तो आप इसको अगेन y के लिए और z के लिए एक्सेस कर सकते हो। तो लार्जेस्ट वैल्यू एट लास्ट, ये सब इफ कंडीशन लगाने के बाद में लास्ट में लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवा लेना, तो आपका जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगा इन तीनों में वो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इफ कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दी है। डन। चलिए बढ़ जाए आगे। प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज इन अपर केस, लोअर केस, डिजिट और एनी कैरेक्टर। अब जो भी आप यूजर एंटर कर रहा है वैल्यू, जो भी इनपुट करता है, यूजर कैरेक्टर इनपुट कर रहा है कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, या यूजर ने कोई डिजिट एंटर किया हुआ है, ये पता लगाने वाला प्रोग्राम बनाना है। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता है ये भी, और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। ये 3 नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करो, 3 नंबर्स को अरेंज करो, दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो इसके लिए कोड क्या होगा, देखो सबसे पहले तो यूजर से हमें क्या ले लेना है, वैल्यू ले लेनी है। तो सपोज यूजर से हमने कोई कैरेक्टर इंसर्ट करवाया, तो अब इसके आगे आपको इंट या फ्लोट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट फंक्शन डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही वैल्यू लेता है। तो सपोज यूजर ने एक सिंगल कैरेक्टर एंटर किया। अब यदि वो कैरेक्टर कैपिटल ए होता है या कैपिटल जेड होता है, इन दोनों में दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मान लो कि जो वैल्यू है वो कैपिटल ए से बड़ी होती है और जेड से छोटी होती है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना, तो वो कैरेक्टर होगा, नहीं तो वो कैरेक्टर नहीं होगा। भाई ए से लेकर जेड के बीच का कोई कैरेक्टर होगा तो वो अपर केस में होगा। अभी हमने यहाँ स्मॉल केस के लिए चेक किया कि जो कैरेक्टर है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में होना चाहिए, तो वो लोअर केस होगा। और एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझना। एंड ऑपरेटर क्या करता है, 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। ध्यान से समझो, एंड ऑपरेटर क्या करता है, 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही इफ को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एंड ऑपरेटर की मदद से अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही अपर केस में लेटर आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों स्मॉल लेटर्स में होंगे, ये कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही लोअर केस एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया अगर 0 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर मिल रहा है तो वो एक डिजिट होगी। और अगर यूजर ने मान लो कैरेक्टर भी एंटर नहीं करा, नंबर भी एंटर नहीं करा, ना स्मॉल में ना कैपिटल में, यूजर ने एंटर कर दिया अगेन परसेंटेज या डॉलर या हैश, जो ना कैरेक्टर है और ना ही आपके कैपिटल स्मॉल में है और ना ही नंबर है, तो प्रिंट हो जाए यू एंटर्ड अ स्पेशल कैरेक्टर। ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो ये प्रिंट हो जाए एल्स में कि आपने जो एंटर किया है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो कोड समझ में आ गया। इफ एलिफ का यूज किया हुआ है। मान लो यूजर ने 5 एंटर किया, तो 5 एंटर किससे मैच कर रहा है, कैरेक्टर की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यू एंटर्ड अ डिजिट। मान लो यूजर ने स्मॉल ए एंटर किया, तो वो इस वाले एलिफ में आके चेक होगा, तो यू एंटर ए स्मॉल लेटर। मान लो यूजर ने कैपिटल एच एंटर किया, तो कैपिटल एच ए से लेकर जेड तक के, कैपिटल ए जेड के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अपर केस हो गया। मान लो यूजर ने डॉलर एंटर किया, तो क्या प्रिंट होगा, ये तीनों केसेस प्रिंट नहीं होंगे, एल्स केस प्रिंट होगा, दैट इज यू एंटर्ड अ स्पेशल कैरेक्टर। तो बेटा इनपुट के साथ में, कोड के साथ में आउटपुट, सारी चीजें यहां शो की हुई है। ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में लिखकर आना है आपको जब भी कोड आ जाए तो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। अब ये मान लो कि नंबर 5 दिया हुआ है, किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवाने का क्वेश्चन आ सकता है। अभी टेबल तो समझते हो ना, 5 की बात करें तो टेबल क्या होता है, 5 1 सा 5 की होल टेबल आपको प्रिंट करवानी है। क्या करनी है, 5 की होल कंप्लीट टेबल हमें यहाँ पर प्रिंट करवानी है। अब ध्यान से समझो क्या होगा, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। हम लूप चलाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और इस तरीके से वैल्यू मल्टीप्लाई होकर जो है आपको आंसर मिल रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर 5 वैल्यू तो ले ली, ये हमारा नंबर हो गया जिसका आपको प्रोग्राम कैलकुलेट करवाना है। मल्टीप्लाई करवा लो, एक आई ले लो जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जाएगी, इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा उसको असाइन करवा लेना। सपोज इसको हमने असाइन करवा लिया किसमें, एम में। समझ में आया, तो जो नंबर है वो सेम रहेगा, आई की वैल्यू 1 2 3 4 होती जाएगी और कैलकुलेट होकर आंसर एम में असाइन होता जाएगा। और इस एम को आप लूप के अंदर ही प्रिंट करवाना, लूप के अंदर ही आपको प्रिंट करवाना होगा, तभी आपको एक एक वैल्यू मिलेगी। लूप के बाहर प्रिंट करवाओगे तो डायरेक्ट 50 मिलेगा। समझ में आया, तो क्या कोड लिखोगे, देखो नंबर हमने ले लिया 5 फॉर ए इन रेंज 1 to 11। अभी 10 क्यों नहीं लिया, 11 क्यों लिया, क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। और प्रिंट करवा लिया नंबर इनटू ए, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्रिंट करवा लिया नंबर इनटू ए को, तो ये हो गया नंबर और ये हो गया इनटू ए। इसकी वैल्यू क्या आ रही है,
ये आ रही है जो आपका फाइनल आंसर जनरेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? चलिए, नाउ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ये भी आता है, कोई नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो ऑड है या इवन है। अभी ऑड इवन का केस क्या होता है कि मैम अगर नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है ना, 2 से नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मींस नंबर इवन। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, मींस नंबर ऑड। यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, नंबर 1 इज डिविजन के बाद में, 2 से डिवाइड करने के बाद में जो आंसर है अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है, मॉड्यूलस जो है वो 0 के बराबर है, तो नंबर इवन। और अगर 2 से डिवाइड होने के बाद में ये 0 के बराबर नहीं है तो एल्स में क्या आ जाएगा, नंबर ऑड होगा। सिंपल सी बात। देखो वही लॉजिक लिखा हुआ है कि इफ यूजर से पहले हमने एक नंबर ले लिया, NUM नाम में एक नंबर आ गया है, अगर नंबर मॉड्यूलस 2 करने पर 0 के इक्वल है तो इवन नंबर है, एल्स में ऑड नंबर है। ठीक है, सपोज यूजर ने 8 एंटर किया, तो 8 को यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, तो नंबर इज इवन। डन। नाउ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। बेटा ये भी आता है, फैक्टोरियल, इवन, ऑड, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, ये आते हैं एग्जाम में। अभी फैक्टोरियल क्या होता है पहले तो ये समझो, है ना। बहुत से बच्चे जिन्हें अभी फैक्टोरियल का पता भी नहीं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी लोएस्ट टर्म तक, 1 तक। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 5, है ना, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इसकी लोएस्ट टर्म तक, एक एक नंबर मल्टीप्लाई करते जाऊंगी, तो 5 का फैक्टोरियल निकल के आएगा। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। तो ये जो 120 निकल के आया है ये फैक्टोरियल होगा किसका, ये फैक्टोरियल होगा 5 का। डन। तो लोएस्ट टर्म तक हमें क्या करना होता है, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अब कैसे मैम इसका कोड लिखेंगे, तो अगेन यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा आपको, वो नंबर उसकी लोएस्ट टर्म तक जब तक नहीं जाएगा तब तक लूप चलेगा। देखो, तो हमने एक नंबर ले लिया जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, पहले तो वो नंबर चाहिए। दूसरा फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आएगा फैक्ट नाम के वेरिएबल में, तो अभी इसमें 1 असाइन करवा लिया, और एक एक करके वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो एक ए वेरिएबल ले लिया, ये 3 वेरिएबल समझ में आ गए। अब हम लूप चला रहे हैं, ए इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, मान लो ए की वैल्यू 1 है और यह नंबर यूजर ने 5 एंटर किया, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अगेन कंडीशन ट्रू होगी। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये जो लूप है वो चलेगा आपका 5 बार, क्योंकि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है उस हिसाब से। अब करवाना है मैम हमें मल्टीप्लाई, तो देखो क्या लिखा है, फैक्ट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू ए, मतलब फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है उसी में वैल्यू ए का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मान लो कि वैल्यू आपकी क्या जनरेट हो रही है, वैल्यू आपकी आ रही है 1, ठीक है, फैक्टोरियल में भी 1 है, तो अभी 1 जनरेट हुआ। ठीक है, फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू 2 हुई, नई वैल्यू इसकी 1 है, तो 1 इंटू 2 2 जनरेट हुआ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 3 हुई, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 जनरेट हुआ। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू 4 हुई, तो अब यहाँ पे 6 इंटू 4 दैट इज 24 जनरेट हुआ। ये कहां तक चलेगा, नंबर तक, लेस देन अ नंबर, तब तक कि नंबर आपका लेस नहीं होता है। हमने सपोज नंबर 5 दिया हुआ था, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 5 हुई इंटू 24, ये जो फैक्ट की वैल्यू जनरेट होती जा रही है इसी के साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे जो भी जनरेट होगा लाइक 120 जनरेट होगा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जो नंबर की जो कंडीशन हमने लगाई थी कि a इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर, ये कंडीशन अचीव हो गई। ठीक है, अब यदि 6 होता है तो 6 इज नॉट लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अभी कैलकुलेशन बंद हो जाएगा और लास्ट फैक्टोरियल की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई, आ गई 120। तो इसको हमने यहाँ बाहर प्रिंट करवा लिया। देखो, नम इज फैक्ट, फैक्ट में आ जाएगा 120 और नंबर था आपका 5, और एक एक करके आके आपको इंक्रीमेंट करवाना होगा क्योंकि हमने वाइल लूप लगाया है, तो a इज इक्वल्स टू a+1 कर दिया। ठीक है, 1 1 से इंक्रीमेंट होगा। डन। तो नंबर इज 3, देन फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। ठीक है, नंबर इज 4, देन फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। 4 का तो 24 यही समझ में आ गया, 3 का फैक्टोरियल 6 यही समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ द इवन एंड ऑड इंटीजर्स। देखो, अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जाना कि इवन और ऑड नंबर को कैसे अलग करना है।
ठीक है, नंबर इवन है या ऑड है ये कैसे पता चलेगा? तो जब नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 के इक्वल रिमाइंडर होगा तो नंबर इवन होगा और ऑड होगा। अब एक नंबर में से इवन नंबर का सम अलग करना है, ऑड का सम अलग करना है। मान लो मैंने लिखा है यहाँ 1 2 3 4 5, तो इवन नंबर 1 और 2 और 4 है तो 2 + 4 होगा, और ऑड नंबर 1 + 3 + 5 है तो इनका टोटल है ना, तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9। ये टोटल आपको जनरेट करवाना है, इसके लिए आपको कोड लिखना है। और वो नंबर कहां से कहां तक के होंगे? फर्स्ट n नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो पता है आपको, है ना। तो बेसिकली कोई से भी नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले तो यूजर से हमने नंबर ले लिया, ठीक है, और एक कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल लिया जिसमें 1 दे दिया। अब सम करवाओगे आप, इवन का और ऑड का सम करवाओगे, सही सम में आपको वैल्यू चाहिए कि इवन का सम आ जाए, ऑड का सम आ जाए, तो सम इवन सम ऑड नाम से 2 वेरिएबल ले लिए जिसका आगे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल की वैल्यू 1 है, 1 > टू n, जो भी नंबर आप दे रहे हो वहां तक ये लूप चलेगा, वहां तक के डिजिट के लिए लूप चलेगा। अब एक एक डिजिट को आपको ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पे लॉजिक आपका वही होगा कि यदि नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 होता है तो नंबर आपका इवन होगा और सम में इवन ऐड होता जाए। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो नंबर आपका ऑड होगा, तो जो वैल्यू होगी CTR की, जो भी कंट्रोल वैल्यू होगी वो आपकी ऑड में ऐड होती जाए। तो यहां से आपको इवन और ऑड नंबर अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन में जाके ऐड हो, नहीं है तो ऑड में जाके ऐड हो, और बाहर आके आपने क्या करवा लिया? इवन और सम ऑड को प्रिंट करवा लिया। और इस नंबर को +1 करवा रहे हो क्योंकि ये लूप चलेगा कब तक? जब तक कि वो नंबर आप अचीव नहीं करते हो। मान लो यूजर ने एंटर किया 25, ठीक है, तो बेसिकली 1 से लेकर 25 कहां तक एंटर किया? 1 से लेकर 25 तक। तो 1 से लेकर 25 में जितने इवन नंबर्स आ गए उनका टोटल, जितने ऑड नंबर्स आ गए उनका टोटल जनरेट हो गया, 156 और 169। डन। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 25 बार चलेगा। 25 में से जो जो नंबर इवन आते जाएंगे वो इवन में ऐड होते जाएंगे, जो ऑड आते जाएंगे वो ऑड में ऐड होते जाएंगे। ऐड करने का तरीका समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड टेस्ट इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। अभी प्राइम नंबर समझ में आता है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्राइम नंबर का, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो प्राइम नंबर के लिए क्या कोड लिखोगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो हमें नंबर एंटर करवाना है और नंबर को 2 से डिवाइड करवाओगे और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आंसर आएगा, तो हमें उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, उसको +1 कर लेना। तो ये आपके पास में एक रेंज आ गई, एक लिमिट आ गई, ठीक है। अब जो लूप चलेगा वो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर, है ना, तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 2, लिमिट, जो आपने लिमिट दी होगी वहां तक लूप चलेगा। और पहले तो आपको रिमाइंडर रिटर्न करवाना है, जो भी नंबर है उसको i से डिवाइड करके। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो आपका नंबर प्राइम नहीं है, ओके। और यदि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है तो आपका नंबर क्या है? प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 7, तो 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 को बेसिकली जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं बचना है, ओके। 49 इज नॉट अ प्राइम, 7 प्राइम है लेकिन 49 इज नॉट अ प्राइम। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये किसी टेबल में आता है, नहीं तो फैक्टर है, अंडरस्टूड। और वो कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि लिमिट आप अचीव नहीं करते हो, जो यहाँ पर हमने लिमिट दी हुई है। डन। तो प्राइम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है ना। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ x एंड n एंड प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज। बहुत केयरफुली समझना कि यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको वैल्यू x और n की वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है। यहाँ देखो ये, और इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको टोटल ऑफ द सीरीज प्रिंट होना चाहिए। 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x⁴ डैश 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 प्लस x⁴n। ओके, तो यहाँ पे देखो x∼2 होगा, यहाँ x∼3 होगा, यहाँ x∼4 होगा और यहाँ x∼n होगा। तो यूजर n की भी वैल्यू देगा कि ये कैलकुलेशन कब तक चलेगा, और किस नंबर पे कैलकुलेशन करवाना है x, उसकी भी वैल्यू देगा। फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है आपको। तो सपोज यूजर ने x वैल्यू इनपुट किया, n इनपुट किया, टोटल जहां आंसर आएगा उसके लिए हमने यहाँ पर s की वैल्यू ले ली जिसमें टोटल असाइन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे n तक के लिए, जो यूजर ने n वैल्यू दी है, ठीक है। a से स्टार्ट होगा लूप, n तक चलेगा। तो देखो x∼a लूप के अंदर काम कर दिया, चाहो तो 1 by 1 करो आप, है ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो लूप में हमने यहाँ पे लिख दिया इनटू साइन, साइन की वैल्यू +1 है तो वो +1 होते चली जाएगी।
ओके, और टर्म में आंसर आता चला जाएगा, और अगर -1 होगी तो वैल्यू आपकी माइनस होती चली जाएगी, डिपेंड इट। ओके, समझ में आ गई बात? तो इसको रन करके जरूर देखना। लास्ट में हमने यहाँ पर सम को प्रिंट करवा लिया और एन को भी प्रिंट करवाया। तो सपोज मान लो यूजर ने 5 एंटर किया x की वैल्यू और पावर एंटर करी 4, तो समझ में आ रहा है 1 + 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इतना ही कैलकुलेट होगा। तो ये जो लूप चलेगा वो 1 2 3 4 टाइम्स चलेगा। n की वैल्यू क्या एंटर करी है 4 ना, तो n+1 मतलब 4 + 1 5 बार चलेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो n+1 दैट इज 5 टाइम्स लूप चलेगा, 4 टाइम्स लूप चलेगा, और 5 यहाँ पे आएगा। डन। अब उसके अंदर की जो कहानी है वो तो समझ में आ ही चुकी है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आज चाहो तो डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ओके, जो मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हो, बट वो जब ट्रू होगा जब आपने लेस नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ दी होगी। अगर n की वैल्यू आप 15 16 दोगे तो उतनी बार थोड़ी नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर आपने 1 2 3 या 4 तक दी हुई तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डन। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 से लेकर 7 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उसका टोटल कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। और वो टोटल जो कैलकुलेट होगा वो प्रोग्रेसिवली कैलकुलेट होना चाहिए। प्रोग्रेसिवली समझ रहे हो, मतलब 1 + 2 कैलकुलेट हुआ तो 3 आया, ये भी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 + 4 कैलकुलेट हुआ तो 7 आया, ये भी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फिर 7 प्लस क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 7 + 5 कैलकुलेट होगा तो कितना आएगा 12, ये प्रिंट होना चाहिए। फिर 12 प्लस कितना आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे 3 मिस हो गया हमसे, है ना, ठीक है। तो इसको करना इस तरीके से, अंडरस्टूड दिस थिंग, 3 + 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स भी चलते जाएंगे 7 तक, और ये प्रोग्रेसिवली जो टोटल आएगा वो भी चलता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसके लिए आपको अब कोड लिखना है। तो करना क्या है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट का काम होगा यहाँ। अगर आपने लूप में प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया तो सारे सम प्रिंट होते जाएंगे, और लूप के बाहर प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया तो मैम टोटल सम आखिरी का प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि लूप तो एक एक वैल्यू के साथ में चलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने 1 to 8 ले लिया, जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर 8 तक चलेगा, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है तो 7 तक चलेगा। n इन रेंज, सम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें अभी इनिशियली कोई वैल्यू नहीं तो 0 असाइन कर दिया। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n, मतलब n की वैल्यू जो भी यूजर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू 1 हुई, सम की वैल्यू अभी 0 है तो यहाँ 1 आ गई, ठीक है। फिर n की वैल्यू 2 होगी, सम की वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 3 आ गया। तो ये सम की वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो इसी लूप में ही, देखो ये प्रिंट सम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो अब ये आपको यहाँ पे टोटल दिखता जा रहा है 1 3 6 10 15 21 28। क्यों दिखा ये इतनी बार सम क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये हमने लूप के अंदर लिखा। अभी जब आप ये प्रिंट को यहाँ लिख देते, लूप के बाहर लिख देते, तो आपको सिर्फ आखिरी वैल्यू मिलती, दैट इज 28 ओनली, लास्ट सम मिलता, ठीक है। चलिए, नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7, ये सेम प्रोग्राम जो मैंने बताया। देखो प्रिंट स्टेटमेंट की कहानी है, बस ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, लूप के अंदर नहीं लिखा है। तो लास्ट में आपको क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 28 ओनली, ठीक है। दोनों यहाँ पे कोड लिखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज, ध्यान रखना फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ये कुछ प्रोग्राम्स है जो नाम से आते हैं बेटा, ठीक है। प्राइम चेक करना है, नंबर इज प्राइम और नॉट, जो अभी हमने देखा। और क्या देखा, इवन है या ऑड है नंबर, ये प्रिंट करवाना है। लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करवाना है। ये कुछ कोड्स हैं जो नाम से एज इट इज आते हैं, एवरी ईयर आते हैं, ओके। अभी फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज होता है अगर आप इस तरीके से नंबर लिख रहे हो तो ये नंबर आपस में ऐड होते जाते हैं, ठीक है। फिर 3 और 2 ऐड होगा 5 आ जाएगा, 5 और 3 ऐड होगा 8 आ जाएगा, 8 और 5 ऐड होगा तो ये अपने ऊपर वाले नंबर से नंबर ऐड होता जाता है। तो ये एक जो सीरीज जनरेट होती है ये फिबोनाची सीरीज कहलाती है। ये फिबोनाची सीरीज होती है कि अपने ऊपर वाले नंबर से नंबर ऐड होता जा रहा है, जो सीक्वेंस में आप नंबर ऐड करते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 3 दैट इज 5, इस तरीके से, है ना। 5 + 4 दैट इज 9, 9 जनरेट होगा, ऐसे कुछ नंबर जनरेट होता है। चलो देखते हैं मैम, ये प्रोग्राम देखते हैं फिबोनाची सीरीज का, ठीक है, क्या होता है। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पर फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही है, दैट इज 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 1, देखो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + दैट 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0,
फिबोनाची सीरीज किससे स्टार्ट होती है? 0 से। अब इसके लिए कोड लगाना है हमें, तो क्या लिखोगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लूप चलेगा, पहले 0 और 1 तो एज इट इज प्रिंट करवाओगे, उसके बाद लूप चलाओगे, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमने ये लिया कि इस फिबोनाची सीरीज को चलाना कितने डिजिट्स के लिए, कितने नंबर के लिए, कितने नंबर है जो आपको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे यूजर जो भी एंटर करेगा हाउ मेनी टर्म्स, तो वो वैल्यू यहाँ पे यूजर एंटर कर देगा। ठीक है, मान लो कि यूजर ने एंटर किया 8 टर्म्स प्रिंट होनी चाहिए, फिबोनाची सीरीज में 8 जो नंबर्स है वो प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, तो 8 बार ये लूप चलेगा आपका। फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, सेकंड वैल्यू 1 होगी, ये कंपलसरी फिक्स है। फर्स्ट 0 और 1 ये होगी ही होगी। तो इसको आपने चाहो तो F और S में असाइन करवा लो या AB में असाइन करवा लो, क्योंकि अब एडिशन इन्हीं का होगा। इसका एडिशन होगा जो आंसर आएगा, फिर एडिशन इसका होगा, फिर एडिशन जो आंसर आएगा उसका इसमें होता चला जाएगा। तो ये दो तो फिक्स है ना। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 0 और 1 तो ले लिया। अभी फिबोनाची सीरीज आप प्रिंट करवा रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड नंबर प्रिंट करवा लिया, उसके बाद लूप चलाओगे आप T तक के लिए, जो आपने लास्ट वैल्यू ली हुई है ना जहां तक, वहां तक लूप चलेगा। 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 और 1 तो प्रिंट हो गए भाई, 0 और 1 वाली लोकेशन के तो 0 1 प्रिंट हो गए। अब 2 से लूप चलेगा आपका टिल 8 तक। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया तो नेक्स्ट में आया, फिर इस तरीके से आप इसको नेक्स्ट को फिर सेकंड में प्लस करोगे, तो ये कोड आपका यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, है ना। और ये लूप कब तक चलेगा, ये एडिशन कब तक होता जाएगा? जब तक कि आप एंड वाली लिमिट को अचीव नहीं करते, जो लिमिट आपने एंटर करी कि 8 नंबर्स आपको चाहिए। आ गई बात समझ में? इजी कोड, बस ध्यान रखना कि यहाँ 0 और 1 को पहले असाइन करवा लेना। ओके, now write a Python script to input 2 numbers and print their LCM and greatest common divisor. This is again come in your exam. ठीक है, LCM और GCD को कैसे कैलकुलेट करते हो? तो देखो 2 वैल्यूज चाहिए, उन 2 ही वैल्यूज का आप LCM और GCD निकालोगे। मिनिमम 2 तो चाहिए, सिंगल का तो क्या LCM और GCD आप निकाल पाओगे, है ना। तो 2 नंबर पहले यूजर से ले लिए X और Y में। इफ X इज ग्रेटर देन Y, अगर X Y से बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि Y एक स्मॉलर नंबर होगा, एल्स अदरवाइज X स्मॉलर नंबर होगा। तो ये हमने पहले तो ये चेक किया कि 2 नंबर जो आपने एंटर किए उसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब पहले निकालेंगे हम यहाँ पे HCF, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कहते हैं। तो यहाँ पे चलाएंगे एक लूप में हम देखेंगे 1 से स्टार्ट किया लूप और स्मॉलर प्लस 1 तक चलेगा, जो नंबर स्मॉलर है वहां तक। अब अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में दोनों का यदि रिमाइंडर 0 आता है और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा, है ना। मेरी बात समझ में आ गई? और LCM कैसे निकालोगे? LCM का फॉर्मूला तो पता ही है, X × Y डिवाइड बाय HCF, क्लास 10th में पढ़ा होगा। सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है और दोनों LCM और HCF प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, तो सपोज हमने नंबर 12 और 18 दिया, तो पहले तो ये चेक किया कि 12 और 18 में से विच इज स्मॉलर। 12 इज स्मॉलर, तो अब आपका लूप चलेगा 12 + 1 दैट इज, ठीक है, 13 तक। अंडरस्टूड दिस थिंग? और 1 से स्टार्ट होगा और एक एक नंबर को चेक करते जाएंगे कि 1 से लेकर 13 तक में जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स डिवाइड होने के बाद में 0 आ रहा है कि नहीं, मतलब पूरे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर सारे नंबर्स डिवाइड आपके होते चले जा रहे हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, तो लास्ट में जो कॉमन नंबर बचेगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा HCF। तो HCF कितना निकला? 6, है ना। सारे नंबर्स को डिवाइड करने के बाद ये देखा हमने कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है दोनों को, दैट इज व्हाई इट इज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। और फिर उसके बाद में उसको हमने X × Y से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आपका LCM निकल आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। ओके जी, नाउ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग यूजिंग अ सिंगल लूप, नो नेस्टेड लूप। अभी देखो कितने बच्चे जो परेशान होते हैं कि मैम ट्राइंगल प्रिंट करने को आता है और वो तो बनता ही नहीं हमसे, और ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। 4 नंबर में 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, या आपको स्केलेट जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो बनाना है, नंबर का ट्राइंगल बनाना है, कैरेक्टर का ट्राइंगल बनाना है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब बहुत ध्यान से समझना, 1 1 1 1 1 फिर 4 टाइम 1 और 5 टाइम 1, आपको इस तरीके का एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें कुछ 1 इस तरीके से प्रिंट होंगे, जो 1 है वो क्या होंगे, इस तरीके से प्रिंट होंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इसमें आपको नेस्टेड लूप नहीं लेना है, तो फिर कैसे करेंगे मैम? नेस्टेड लूप तो लेना ही पड़ता है। नेस्टेड लूप क्यों लेते हो? देखो नेस्टेड लूप लेते हो मतलब एक तो लूप इसलिए चलता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ रो ली हुई है और दूसरा इसमें कितने नंबर ऑफ 1 को प्रिंट करवा रहे हो, तो 2 लूप इसलिए चलते हैं। बट यहाँ बोल दिया कि नो नेस्टेड लूप, आपको लूप के अंदर लूप यूज नहीं करना है, एक ही लूप में बनाना है। तो पाइथन ने इस चीज को इजी किया है। बाकी जावा C++ में आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो, वहां तो लूप यूज करना ही पड़ेंगे 2 लूप, लेकिन पाइथन में ये चीज इजी हो गई। हाउ?
n की वैल्यू आपने ले ली 1, है ना, कितने नंबर ऑफ टाइम आपका लूप चलेगा, a इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ 5। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 रेंज है टोटल, 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा, ठीक है। a की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएगी। प्रिंट करवा लिया हमने यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट करवाते जा रहे हैं, n की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करवाते जा रहे हैं। अब इसके बाद एक लॉजिक ध्यान से देखना, ये वाला लॉजिक क्या लिखा है, n इज इक्वल्स टू n स्टार 10 प्लस 1, ठीक है। हमने लिखा है n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और लूप चला रहे हैं हम a इन रेंज ऑफ 5 क्यों लिया हुआ है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो 1 इंटू 10 प्लस कितना हो गया 11, n की नई वैल्यू कितनी आ गई 11। फिर से लूप चलेगा, ठीक है, फिर से लूप यहां हो गया 11 इंटू 10 प्लस 1, कितना हो गया ये 11 10 प्लस 1 दैट इज 11। गॉट माई पॉइंट। ये कब तक चलेगा लूप, 4 तक, जब तक आप 4 रो को अचीव नहीं कर लेते हो। पहले में प्रिंट होगा 1, दूसरी बार लूप चला डबल 1 आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के, तीसरी बार लूप चलेगा तो नई वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 1 1, चौथी बार लूप चलेगा तो 1 1 1 हो जाएगी, पांचवी बार लूप चलेगा तो 5 बार 1। जैसे ही 6th टाइम लूप चलेगा तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा तो लूप चलना बंद हो जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट कि ये क्या लॉजिक यहां अप्लाई किया है, ठीक है, 1 1 1 के लिए स्पेसिफिकली। अब अगर 1 नहीं दिया होगा मैम तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। चलो अब अगर 1 नहीं दिया तो क्या करें, मान लो इस तरीके से नंबर दे दिया 4 3 2 1 4 3 2 4 3 और फिर 4, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना है तो ऑब्वियस यहाँ पे आपको वैल्यू माइनस करवानी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 2 लूप चलाना ही पड़ेंगे। देखो फॉर i इन रेंज ऑफ 4, पहला तो लूप चलेगा इन 4 रो के लिए, 4 रो के लिए चलेगा 1 2 3 4, 4 रो में आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है। फिर एक j लूप चलाओगे आप जो कि 4 से स्टार्ट होगा और i तक जाएगा। i की वैल्यू क्या है यहाँ पर, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 4 से लेकर 1 तक जाएगा और -1 होता जाएगा। यू नो व्हाई -1, बिकॉज 4 माइनस 1 दैट इज 3rd नंबर आ रहा है, 3 - 1 2 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है। ओके तो ये j का काम है, ये j लूप यहाँ काम कर रहा है और i लूप क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रिंटिंग कर रहा है। मेरी बात समझ में आई, i लूप क्या कर रहा है, इस तरीके से प्रिंट, ये i ऐसे काम कर रहा है, j ऐसे काम कर रहा है। डन, तो ये चीज हो गया क्लियर। कहां से कहां तक चलेगा, 4 से लेकर i तक, ये 4 से लेकर i तक चलेगा, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। डन, और अंदर आपने प्रिंट करवा लिया j और बाहर एल्स में आप प्रिंट करवा रहे हो इस तरीके से प्रिंट फंक्शन जो स्पेस प्रिंट करेगा। डन, तो इसकी वजह से ये बेसिकली इस तरीके से आपका जो है वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो दोनों लूप समझ में आ गए, पहले चलेगा आपका पहली रो के लिए फंक्शन, फिर अंदर आ जाएगा जे, ये लूप आपका कब तक चलेगा, पहली बार के लिए, फिर दूसरी बार के लिए, फिर तीसरी बार के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, है ना। मार्क दिस, आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, प्राइम, फैक्टोरियल, फैबोनेसी, These are very much important questions। अभी आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग होता क्या है, कई बच्चे ऐसे जिन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग पता भी नहीं क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिस नंबर का क्यूब करने पर ना, यस, जिस नंबर का क्यूब करने पर आपका नंबर इक्वल आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक 3 डिजिट का नंबर लिया हुआ है और उस 3 डिजिट के नंबर को जब आप क्यूब करते हो तो आंसर आपका सेम ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 407 हमने लिया है एक नंबर, 4 का क्यूब करते हो तो कितना आता है 16, इसका क्यूब करोगे तो 0, इसका क्यूब करोगे तो 343, एट लास्ट जब इसको आप प्लस करोगे तो आंसर अगेन 407 ही आ जाएगा टोटल करने के बाद भी। तो हमने ये 3 डिजिट का नंबर लिया था, इसका क्यूब करने के बाद आंसर विल सेम लाइक दिस। तो ये नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए लॉजिक कैसे अप्लाई करोगे, एक एक डिजिट पर, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100s प्लेस, तीनों प्लेस पर आपको क्या करना होगा, तीनों प्लेस पर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई और वही मॉड्यूलस वाला केस लगाना होगा, है ना। ध्यान रखना वही जो रिवर्स वाले केसेस चलते हैं वही सारा जो कोड हमने अभी आगे पढ़ा। सबसे पहले तो यूजर से 3 डिजिट का नंबर ले लिया, टोटल भी कैलकुलेट करवाना है तो सम एक वेरिएबल ले लिया। अब जो नंबर है उसको टेम्परेरीली हमने एक टेम्प वेरिएबल में डाल दिया क्योंकि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जो कि स्वैप करने के लिए यूज होगा नंबर को, ठीक है। अब एक लूप चला रहे हैं कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियस नंबर 0 से बड़ा होगा तभी जो है आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट होगा। अगर नंबर 0 एंटर कर दोगे तो कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट होगा, है ना। तो हमने लूप चलाया कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एक एक डिजिट जो होगी नंबर के अंदर वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिजिट इज इक्वल्स टू टेम्प
टेम्प नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर है उसको पहले 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को डिजिट में ले लेते हैं, फिर उस डिजिट को क्यूब करवा लेते हैं। डिजिट का ही क्यूब करवाना है ना, 407 लिया तो भाई ये जो 4 आया इसको आपको क्या करना है, डिजिट को ही क्यूब करना है, हर एक डिजिट को क्यूब करना है, हर एक डिजिट का क्यूब करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में डिवाइड कर देते हैं 10 से और जो इंटीजर पार्ट बचता है उसको टेम्प में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक। एट लास्ट अगर नंबर आपका सम के इक्वल निकल जाता है इतना करने के बाद तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और नहीं निकलता है तो नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? तो लॉजिक इज दिस ओनली कि आपको पहले डिजिट को चेक करना है, फिर उस डिजिट का क्यूब करना है और क्यूब करने के बाद उसको टेंस प्लेस के साथ में चेक करना है डिवाइड करने के बाद। ये 3 चीजें होने के बाद अगर नंबर सेम आ रहा है जो आपने एंटर किया था तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्स नंबर इज नॉट। सपोज 407 एंटर किया तो 407 का क्यूब करने पर आंसर हमारा सेम आ रहा था मैम। ओके चलिए बढ़े आगे। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। अभी पैलिंड्रोम क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग तो समझ में आ गया कि क्यूब करने पर नंबर सेम आना चाहिए। पैलिंड्रोम होता है कि आप यदि लेफ्ट साइड से नंबर पढ़ो या राइट साइड से नंबर पढ़ो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम एंटर किया नयन, इसको आप लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो नयन सेम ही मिलेगा आपको। तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है ना। अभी सुनो एक काम की बात, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी है ना, टपल, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अगले सेशन में लेकर आऊंगी। ये सारे फ्लो ऑफ कंट्रोल तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। टॉप 40 समझ में आ गई बात? तो अगला सेशन मिस मत करना, अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पैलिंड्रोम समझ गए कि रिवर्स करने पर भी वही नंबर हमें मिलता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लॉजिक आपको रिवर्स वाला ही लगाना है जो हमने स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन में रिवर्स देखा था ना। एक देखा था 32 को रिवर्स करा था 2 3 से, तो यहाँ पे टेंस और वंस वाली डिजिट को हमने क्या किया था, डिवाइड और मॉड्यूलस कैलकुलेट किया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी करना होगा। देखो सबसे पहले यूजर से नंबर ले लेना जिसका पैलिंड्रोम चेक करना है और उसको आप बेसिकली वर्किंग नंबर में एक ऐसा नंबर ले लो जिसमें आप उसको असाइन करवा सकते हो, ठीक है। फिर रिवर्स में आपने 0 ले लिया। नाउ नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये चेक करने के लिए हमने लूप चला दिया कि नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके अदरवाइज कैसे करोगे? तो डिजिट के लिए DIG लिया, डिजिट को 10 से मॉड्यूलस करवाया, मॉड्यूलस के बाद जो रिमाइंडर बचा वो DIG में आ गया। फिर रिवर्स करवा रहे हैं और उसको ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपका रिवर्स नंबर जनरेट हो रहा है। तो ये तो रिवर्स का लॉजिक हो गया जो अभी तक देखा हमने, है ना। और फिर बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 से फ्लोर डिवीजन से डिवाइड करके आंसर ले रहे हैं, वो भी इंटीजर पार्ट में। ये हो गया आपका पैलिंड्रोम का लॉजिक, समझ में आया? अब अगर नंबर रिवर्सिबल नंबर के इक्वल आ गया, जो नंबर आपने लिखा है और यहाँ जो REV में जो रिवर्स करके नंबर आया है दोनों इक्वल हो गए, तो नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो एग्जांपल देखो यहाँ लिखा है मैंने 67826, अगर आप इसको रीड करते हो तो 62876, ये दोनों नहीं सेम आ रहे हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो 62876 इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 7, ये मैच नहीं कर रहा है, तो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम रिवर्स करने पर। समझ में आ गई बात? तो ये लॉजिक कौन सा है? ये वही है। लगभग अगर आप देखो तो आर्मस्ट्रॉन्ग का लॉजिक और पैलिंड्रोम का लॉजिक लगभग सिमिलर है, बस एक जगह डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस समझो, यहां पर आपको क्यूब करवाना है आर्मस्ट्रॉन्ग में और यहां हमें नंबर को रिवर्स करवाना है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, मेरी बात समझ में आ गई। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 100 और 10 दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बस दिस इज द डिफरेंस ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ इंटीजर नंबर इनपुट बाय द यूजर। यूजर ने जितने भी इंटीजर एंटर किए हुए हैं अब हर एक डिजिट का सम कर दें। समझ में आई बात? अभी तक क्या देखा हमने कि जो नंबर एंटर किया हुआ है, सपोज नंबर 235 एंटर किया हुआ है, तो ये 235 को रिवर्स कर दें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, ठीक है। इसको पैलिंड्रोम चेक कर दे, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग चेक कर दे। अब प्रोग्राम क्या है कि इसकी हर एक डिजिट का टोटल कर दे। तो मैम नंबर को तो आप टोटल करवा सकते हो आराम से प्लस ऑपरेटर की तरह, डिजिट को कैसे करवाओगे? तो इसके लिए आपको पहले डिजिट को असाइन करना होगा इंडिविजुअल वैल्यूज में, ठीक है। कैसे? देखो नंबर इनपुट कर लिया यूजर से और यहाँ पर सम के लिए एक वेरिएबल ले लिया और जो नंबर 0 से बड़ा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने नंबर ले लिया। सपोज मान लो कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं और चेक करते हैं डिजिट नंबर इज मॉड्यूलस 10,
सबसे पहले वही लॉजिक, देखो डिजिट में आपने डिजिट लिया, ये एक एक डिजिट आप असाइन कर रहे हो, फिर आपने यहाँ पर दूसरी डिजिट लिया, है ना, फ्लोर डिवीजन से आपने इंटीजर पार्ट में दूसरा डिजिट लिया। अब इन दोनों डिजिट को आप सम में टोटल करवा रहे हो, और सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट करोगे तो फाइनली आपको जो है डिजिट्स का टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 23903 नंबर था, इन हर एक डिजिट का टोटल आप करोगे तो आंसर विल बी 17। और ये टोटल कब होगा, ये कब होगा, जब नंबर आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 होगा तो टोटल करने में तो वापस वही नंबर आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ? ये लॉजिक वही है जो अभी हमने चेक किया था, जो हम स्टार्टिंग से अप्लाई करते आ रहे हैं बेटा। ओके जी, चलिए लास्ट क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे सेशन का, जिसमें कुछ अगेन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। इतने पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इसलिए रखें कि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, है ना। अब चाहे तो यहाँ पे स्टार प्रिंट करने के लिए आ जाए, 1 प्रिंट करने के लिए आ जाए, 2 प्रिंट करने के लिए आ जाए, या जो अभी हमने प्रीवियस देखा वैसा भी। अभी ये स्टार प्रिंट इस तरीके से करना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार बनाना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक हाफ होगा और सेम इसी के नीचे दूसरा हाफ भी आपको प्रिंट करवाना है। इसके बाद 1 2 1 2 3 2 1 2 3 इस तरीके से आपको प्रिंट करवाना है। ये सारे पैलिंड्रोम नंबर से अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैसे भी रीड करोगे वैसे ही दिखेंगे। तो ये सारे पैलिंड्रोम नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको बनवाना है, और ये इस तरीके से डिक्रीमेंट होता हुआ एक आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टार के लिए। इस तरीके का स्टार ना थोड़ा शिफ्ट हो गया है, ऐसे आएगा। डन, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपको लेनी है 3 रोज। अब आप सोच रहे हो मैम यहाँ तो 5 रो है। भाई देखो, ये पहला स्टार, फिर इसके बाद आपके 3 स्टार आ रहे हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं कितने, 5 स्टार, फिर इसके बाद वापस 3 स्टार है, और फिर 1 स्टार है। तो कितनी रो हो गई? अगर मैं रो काउंट करूं तो यहाँ पे रो हो गई 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे तो रो मैंने 3 लिया हुआ है। 3 क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हम इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट होगा आपका ये, और दूसरा पार्ट होगा ट्राइंगल का कौन सा, दूसरा पार्ट होगा ट्राइंगल का ये। ठीक है, तो 3 रो के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो रो हमने ले लिया 3। अब सबसे पहले अपर पार्ट के लिए हम लूप चलाते हैं। अपर पार्ट पहले ड्रॉ करेंगे, उसके लिए लूप चला लेते हैं। लूप कैसे चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, अभी एक सिंगल लूप में काम हो जाएगा आराम से। आई इन रेंज ऑफ 1 से लेकर, ये 1 से लेकर लूप चलेगा कहां तक, रो प्लस 1 तक। रो प्लस 1 मतलब सेकंड रो के लिए, रो प्लस 1 मतलब थर्ड रो की वैल्यू 3 है, बस यहीं तक लूप चलेगा। ठीक है, और 3 + 1 4, क्योंकि लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है। तो रो प्लस 1 ले लिया है, रो प्लस 1 लिया है, समझ में आया? तो ये 3 रो के जो है ट्राइंगल प्रिंट होंगे। अब ये ट्राइंगल ऐसे प्रिंट कैसे होंगे उसका लॉजिक समझो। सबसे पहले तो स्पेस प्रिंट करवानी है। ये स्पेस देखो, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है। मेरी बात समझ में आई? और एक स्पेस ये है और एक स्पेस ये, टोटल 5 है। तो आपको पहले तो स्पेसेस प्रिंट करवानी होगी। तो हमने यहाँ पे स्पेस इंटू रो माइनस आई लिख दिया। रो माइनस आई समझ रहे हो, मतलब 3 - 1 बेसिकली। ठीक है, 3 - 1 मतलब कि दो स्पेसेस आपको प्रिंट करवानी है। तो ये स्पेस में आपने मल्टीप्लाई लगा के 2 लिखा है, तो 2 स्पेसेस पहले प्रिंट हुई, फिर प्लस करके हमने लिखा है कि अब स्टार प्रिंट हो जाए। तो 2 स्पेस प्रिंट होने के बाद में हो गया प्रिंट स्टार। उसके बाद फिर आपको 2 स्पेसेस प्रिंट करवानी है। मेरी बात समझ में आई? फिर आपने लिखा है यहाँ पे 2 × i - 1। 2 × i मतलब 2 1 = 2, 2 - 1 दैट इज 1। तो एक बार ये प्रिंट होने के बाद में इसको फिर रिपीट करना है। अंडरस्टूड? तो ये स्पेसेस रिपीट हुई, फिर से लूप चलेगा दूसरी बार। तो अब यहाँ पे ये स्टार रिपीट होंगे, 3 बार स्टार रिपीट होंगे बेटा जी, क्योंकि ये रो की वैल्यू बदलती जाएगी। अब यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 2, तो एक स्पेस प्रिंट होगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका क्या, अपर पार्ट। फिर लोअर पार्ट अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है ट्राइंगल का, तो सेम कॉन्सेप्ट आपने उसी के लिए वापस यूज कर लिया। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ जो लूप है वो -1 के लिए चलेगा रेंज फंक्शन, यहाँ रेंज फंक्शन +1 के लिए चल रहा है, रो प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यूज की। ठीक है, तो दोनों लूप अच्छे से समझ में आ गए, किस तरीके से यूज करना है क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 1 2 1 2 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है, अगेन यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से लूप यूज करना है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है और यहाँ देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे इसमें आपके 2 अलग अलग हाफ एरियाज थे, लोअर हाफ अपर हाफ, यहाँ पे 2 अलग अलग वे है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग।
तो सबसे पहले रो तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 रो है, तो रो की वैल्यू 5 ले ली। पहला लूप चला रहे हैं हम यहाँ पर 1 से लेकर रो प्लस 1 तक, ठीक है, पहला लूप चल रहा है जिसमें रो में वैल्यूज प्रिंट हो रही है। और यहाँ पे सबसे पहले रो -1, दैट इज इसके आगे आपको 5 स्पेसेस प्रिंट करवानी है आगे पीछे, तो वो स्पेस हमने यहाँ पर रिपीटेशन के थ्रू करवा ली। रिपीटेशन समझते हो, अगर मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, तो ये जो स्पेस है वो 3 बार स्पेस आएगी, 1 2 3 स्पेस आ जाएगी। और प्लस लगा के इसके बाद मैंने लिखा स्टार, तो भाई स्पेस के बाद में एक स्टार प्रिंट होगा। अगर स्टार की जगह पे लिख दिया 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, जो यहाँ लिखूंगी डबल इन्वर्टेड में वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसके बाद में रो -i देन एंड दे दिया, ये हो गया आपका स्पेस के लिए। फिर डिक्रीजिंग नंबर के लिए लूप चलेगा, तो डिक्रीजिंग नंबर के लिए लूप चला क्योंकि अब नंबर आपका डिक्रीज भी होगा, अंडरस्टूड। तो ये डिक्रीजिंग का लूप है। फॉर j इन रेंज ऑफ i to 0 -1, एक एक नंबर -1 होता जाएगा डिक्रीजिंग में, 2 -1 5 -1 4 -1 3 -1, ओके। नाउ फिर इंक्रीजिंग के लिए लूप चलेगा, तो इंक्रीजिंग कहां से हो रही है, 1 + 1 2 2 + 1 3, तो यहाँ पे +1 कर दिया और लूप 2 से चला दिया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से i और j की वैल्यूज जो है, i और j की वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी और इस तरीके से ये वैल्यूज आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। चलो लास्ट देख लेते हैं। फॉर i इन रेंज दिस 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5 रो की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 ही लेनी है। लूप चलेगा आपका -1 तक, क्योंकि डिक्रीमेंट होता जाएगा वैल्यूज में, और डिक्रीमेंट होता जाएगा तो अगेन यहाँ पे देखो फिलहाल तो कोई स्पेस आपको प्रिंट नहीं करवानी है, रो -i तक एंड प्रिंट करवा लिया और फिर j लूप चला दिया लास्ट में। j लूप में ये वैल्यूज जो है आपकी इस तरीके से प्रिंट होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। 2 अलग अलग लूप चल रहे हैं, एक लूप चल रहा है आपका पहले वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए, पहले इन सारी रोज को प्रिंट करवाने के लिए, दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हिसाब से लूप चल रहा है, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, पैटर्न वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, लूप किस तरीके से रन करना है समझ में आ गया ना। इनको रन करके जरूर देखना, एक बार प्रैक्टिकली इनको रन करके जरूर देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट व्हेन ग्रेड आर अलोकेटेड एज गिवन इन द टेबल बिलो। ये टेबल दी हुई है ना, इस टेबल में ग्रेड दी है, 90% अबव को ए ग्रेड आनी चाहिए, 80 to 90% में बी ग्रेड आनी चाहिए, 70 to 80% में सी ग्रेड आनी चाहिए, एंड सो ऑन। इसके लिए बनाना है हमें एक पाइथन कोड, पाइथन प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो ग्रेड प्रिंट करेगा। तो वही इफ एलिफ मल्टीपल कंडीशंस यू वांट टू चेक, तो सबसे पहले तो यूजर से हमने मार्क एंटर करवा लिए कि यूजर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर करेगा। अब वो मार्क्स बेसिकली आपके अगर 90 अबव होते हैं तो ए ग्रेड प्रिंट हो जाए, अगर 80 अबव होते हैं, 80 के इक्वल होते हैं तो बी ग्रेड प्रिंट हो जाए, 70 अबव होते हैं तो सी, और अगर ए बी सी डी अगर यूजर 90 80 60 70 ये एंटर नहीं करता है, कुछ और एंटर करता है मार्क्स, तो यहां पर प्रिंट हो जाए ई ग्रेड। समझ में आ गई बात। 40 या 20 एंटर किया, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये इफ एलिफ के अंदर हमने सिंपल सा कोड यहाँ पे लिख दिया। यूजर ने 90 एंटर किया तो 90 वाले मार्क्स कहाँ पे मैच कर रहा है क्राइटेरिया, ये मार्क्स 90 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो ए ग्रेड प्रिंट हो गई। ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कंडीशन मैच करेगी वही बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। डन। चलिए राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द नेम एंड एज ऑफ द यूजर एंड डिस्प्ले द मैसेज वेदर द यूजर इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। अब ये सेम क्वेश्चन वोटिंग के लिए भी आता है ना। आपको यूजर की एज चेक करना है और ये बताना है कि यूजर वोट देने के लिए वैलिड है या नहीं है। तो भाई अगर यूजर 18 अबव होता है या 18 इयर्स का होता है तो वो वोट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैलिड पर्सन होता है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि यूजर जो भी एज एंटर करेगा, अगर वो एज 18 या 18 के बराबर होती है तो पर्सन इज वैलिड, एल्स पर्सन इज नॉट वैलिड। बस ये सेम कोड करना, कंडीशन ये चेक करवानी है आपको। देखो सबसे पहले यूजर से नेम और एज एंटर करवा लिया। इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 देन पर्सन इज वैलिड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, एल्स पर्सन इज नॉट एलिजिबल। नाम रिया है, एज हमने 18 ही एंटर किया, 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कंडीशन इज ट्रू, दैट मींस कि रिया इज एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड स्वैप देम, है ना। ये लास्ट है पक्का। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, है ना। ये समथिंग हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है जो लास्ट है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 3 नंबर यूजर से लेने हैं और उनको स्वैप करवाना है। सेकंड नंबर गेट्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो सेकंड नंबर का वैल्यू है उसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर ऐड हो जाएगा। थर्ड नंबर में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड नंबर ऐड होगा।
समझ में आया? नहीं है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यूजर ने 3 नंबर दिए, मान लो यूजर ने दिया 4, 3 और 2, ये यूजर ने 3 नंबर दिए। अब ये नंबर किस तरीके से स्वैप होने चाहिए कि पहला नंबर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो दूसरा नंबर है, ये जो दूसरा वाला नंबर है वो क्या बन जाएगा, इन दोनों का एडिशन 4 + 3, और जो तीसरा नंबर है वो कैसे स्वैप होगा, 4 + 3 + 2 में। समझ में आ गई बात? मतलब अब जो नए नंबर बनेंगे वो बनेगा 4, 7 और 9, ये नए नंबर बनने चाहिए स्वैपिंग के बाद, और ये हमारे एंटर्ड नंबर होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है, इसके लिए कोड करना है, बहुत सिंपल सा कोड है। देखो 3 नंबर XYZ में यूजर से हमने ले लिए, पहला नंबर तो एज इट इज प्रिंट होगा, है ना, तो ओरिजिनल नंबर XYZ है, पहला नंबर X एज इट इज है। Y में क्या कर रहे हो आप, X + Y कर रहे हो, दोनों नंबर को ऐड कर रहे हो। Z में क्या कर रहे हो, X + Y + Z कर रहे हो। तो अब जो नया नंबर बना है, X में तो X ही प्रिंट हो जाएगा, और Y में क्या आ जाएगा, X + Y, और Z में क्या आ जाएगा, X + Y + Z। तो नए नंबर ये बन जाएंगे। अगर यूजर ने 6, 7, 8 एंटर किया है तो पहला नंबर तो 6 ही रहेगा, दूसरा 6 + 7 13, और तीसरा नंबर 6 + 7 + 8 दैट इज 21 है। इजी सा कोड, दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग, इसको कहते हैं स्वैपिंग। मतलब X अगर यूजर 10 एंटर करता है, Y अगर यूजर 20 एंटर करता है, और इन दोनों नंबर को स्वैप करवाना है। आप चाहते हो कि Y में 10 आ जाए और X में 20 आ जाए, ये नंबर आपस में स्वैप हो जाए, तो सिंपल सा कोड लिखना है, X, Y = Y, X। सिंपल कोड, ठीक है। दिस इज अबाउट स्वैपिंग, ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। दिस इज विदाउट थर्ड वेरिएबल, बिना तीसरे वेरिएबल के हमने स्वैप कर दिया, जो पाइथन प्रोवाइड करता है, जो C++ जावा नहीं देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड होपफुली ये फ्लो ऑफ कंट्रोल तक हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉप पाइथन प्रोग्राम्स डिस्कस कर ली जो एज इट इज एग्जाम में आते हैं, और इनमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब बचे हुए आपके स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी वाले चैप्टर्स, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेकर बहुत जल्दी आऊंगी मैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज अगेन आपसे पूछे जाएंगे, और आपके ये चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट और शॉर्ट्स वगैरह को देखते रहो, आपको प्रॉपर न्यूज और अपडेट मिलती रहेगी कि चैनल पे कब कौन सा वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। वैसे 11th, 12th, 9th और 10th सारे सब्जेक्ट्स के हमने कंप्लीट कोर्स कर लिया है। आपका जो बचे हुए चैप्टर्स है बहुत जल्दी लेकर आ जाओगी, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।